Hello students and Jai Hind. Welcome to Magnet Brains. My name is Prateek Mishra and I welcome you all to this sessions. तो इसके पहले वाले सेशन में जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, हम लोगों ने ये देखा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई और वहां से फिर जो पूरा का पूरा प्री हिस्टोरिक टाइम की आपकी हिस्ट्री थी उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत करी थी। जल्दी से उसका एक छोटा सा रिकैप हम लोग ले लेते हैं। हम लोगों ने यह देखा था कि जो हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड का जो पूरा समय रहा है इसको हम लोग 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो फेज आया था उसको हम लोगों ने बोला था पेलियोलिथिक एज, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि वो 10,000 बिफोर क्राइस्ट के पहले था। उसके बाद आया था हमारा मीजोलिथिक एज जो 10,000 से 6,000 बिफोर क्राइस्ट के बीच में था। फिर आया था हमारा नियोलिथिक एज जो 6,000 से 4,000 बिफोर क्राइस्ट के बीच में हमको देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद में फिर आया था हमारा मेटल एज। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बातचीत करी थी। हर एक जो आपका फेज रहा था उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो देखा था। हर एक फेज के साथ में किस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन आगे बढ़ा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, टूल्स की प्रोग्रेस कैसे रही, दूसरी चीजें जो डेवलप हुई, सोसाइटी में क्या थोड़े बहुत बदलाव आए, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी है। इस डिस्कशन ही को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने फिर आगे देखा था कि जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो बेसिकली चैल्कोलिथिक कल्चर का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज दोनों को काउंट करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जब डेवलप होना शुरू हुआ था तो वो बेसिकली चैल्कोलिथिक एज के साथ में हुआ था और फिर वो अपना जो मैक्सिमम या अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा वो हुआ था ब्रॉन्ज एज के वक्त में और उसके बाद में फिर उसका डिक्लाइन होता चला गया। इतनी बातचीत जो है हम लोगों ने लास्ट का जो हमारा सेशन था उसमें कर ली थी। आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री की जो क्लास 12th की किताब है एनसीईआरटी की पहली किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसका जो पहला चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके साथ में अपनी बातचीत को शुरू करें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। जब आप पहली किताब जो है आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 उसके पहले चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तब आपको एक बात समझ में आती है। जो राइटर्स हैं उस किताब के वो एक अजम्पशन के साथ में चले हैं कि जो रीडर है हमारी किताब का, जो बच्चा इस किताब को पढ़ रहा है, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पहले से नॉलेज है। क्योंकि एज सच उस किताब में जब आप देखेंगे तो उस चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस नहीं किया गया। उसमें यह नहीं बताया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होती है। वो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि आपको पहले से पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। उन्होंने उसके वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग जो उसके थीम्स हैं, उनके बारे में बातचीत करिए। तो हम लोग ये करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअल में थी क्या उसके सेलिएंट फीचर्स थे, क्या उसमें ऐसा खास था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है और हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी शुरुआत हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन से मानते हैं। तो हम लोग पहले उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे, कैसे वो शुरू हुई, कैसे वो अपने मैक्सिमम पे पहुंची, कैसे उसका डिक्लाइन हुआ, क्या उसके वेरियस एस्पेक्ट्स थे। और ये सारी चीजें जब हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे, जब हमारा एक ग्रास्प या फिर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि एक्चुअल में हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, जब हम लोग ये बात समझ चुके होंगे उसके बाद में फिर जो वेरियस थीम्स एंड बाकी सारी बातें जो डिस्कस की गई हैं किताब में उसके ऊपर हम लोग आएंगे। सो हियर वी बिगिन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ने के पहले जो पहला सवाल हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा वो ये है कि ये सिविलाइजेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। जब हम बोलते हैं ये शब्द सिविलाइजेशन या फिर जब हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल दिया तो इसमें सिविलाइजेशन जो वर्ड यूज हम लोग कर रहे हैं बेसिकली इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग वो समझते हैं। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब अगर आपके पास में कोई एक स्पेसिफिक एरिया है और वो कितना भी बड़ा हो सकता है, एक बहुत बड़ा एरिया भी है या फिर एक छोटा एरिया भी है, वहां पर अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं या फिर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है कि वहां रहने वाले लोग एक तरीके की भाषा बोलते हैं, थोड़े बहुत माइनर आपके इधर उधर कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में, मगर लगभग एक जैसी लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं। दूसरा, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी मोर और लेस एक जैसा है। उनकी जो खाने पीने की हैबिट्स हैं, डाइटरी पैटर्न है, जो फूड हैबिट्स हैं वो भी एक जैसे हैं और उनके जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक जैसा है। अगर आप और भी इसके अलावा कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं बट ये मेजर एस्पेक्ट्स हैं। अगर वो एक जैसे बर्तन इस्तेमाल करते हैं, अगर वो एक जैसे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो काफी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मगर अगर हम लोग मेजर एस्पेक्ट्स की बात करें किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, एरिया बड़ा भी हो सकता है, एरिया छोटा भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट अगर वहां पे रहने वाले लोगों की भाषा एक जैसी है, उनकी जो वेशभूषा है वो एक जैसी है, खाने पीने की जो डाइटरी हैबिट्स हैं
बनाने का तरीका, जो ग्रेन्स वो खाते हैं, वो सारी चीजें अगर उसमें समानता है वो एक जैसी हैं, उनकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर एक जैसा है, कस्टम्स एक जैसे हैं, ट्रेडिशंस एक जैसे हैं, एक जैसी पॉटरी इस्तेमाल करते हैं, एक जैसे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, एक जैसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, ये सारी चीजें अगर कॉमन है तब हम लोग ये बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग जिनमें ये सारी कॉमनैलिटीज हमको देखने को मिल रही हैं, ये बेसिकली एक सभ्यता या फिर एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का पार्ट है। क्योंकि ये सारी बातें इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर लागू होती हैं या फिर इंडस वैली के आसपास का वो सारा इलाका जिसको एग्जिबिट किया गया, वहां पर इन सारी बातों में कॉमनैलिटीज हमको देखने के लिए मिलती हैं, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये जो है एक सिविलाइजेशन है। और क्योंकि वो इंडस वैली के किनारे हमको मिला तो उसका नाम फिर हम लोगों ने अल्टीमेटली इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। पंजाब में आज का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो पंजाब है, उसमें एक जगह पड़ती है हड़प्पा। उसके आसपास में अंग्रेजों के टाइम पीरियड में रेलवे लाइन बिछाने के लिए कुछ खुदाई वगैरह का काम चल रहा था। जब वो कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा था तो उस वक्त वर्कर्स वो रेलवे की लाइन बिछाते बिछाते गलती से एक्सीडेंटली उनको एक दबा हुआ शहर मिलता है। उनको कुछ बिल्डिंग्स वगैरह खुदाई के वक्त में मिलती हैं और ज्यादा उसको जब एक्सावेट किया जाता है तब पता चलता है कि यहां पे पूरा का पूरा शहर बसा पड़ा है। कब का है, किसने बसाया, किसी के पास इसका कोई नॉलेज था नहीं। और ज्यादा फर्दर एक्सकवेशन किया गया तो उनको एक पूरी की पूरी वेल डेवलप्ड सिटी, जिसके बारे में उनको ये नहीं पता था उस वक्त की वो कितनी पुरानी है, उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन लगती है। अब हड़प्पा में एक पूरा का पूरा शहर इन लोगों को मिल गया, जिसके बारे में इन लोगों को यह नहीं पता कि ये कब बसाया गया है, किसने बसाया है। इसके बारे में जो वहां के लोकल लोग हैं उन्हें कोई नॉलेज नहीं। रिटर्न रिकॉर्ड्स जो भी हिस्ट्री के अंग्रेजों के हाथ में लगे तब तक उन सब में इसका कोई जिक्र नहीं। और इसको जब फर्दर और ज्यादा एक्सकवेट किया गया तब पता चला कि बड़ा शानदार सा एक शहर जो है, जिसके बारे में किसी को कोई नॉलेज ही नहीं है कि ये कब बनाया गया, कब बसाया गया, वो इनके हाथ लग गया या फिर उसकी इन्होंने गलती से ही सही खोज कर ली। इसी वक्त में सिंध में एक जगह पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं मोहनजोदाड़ो। यहां पर भी एक्सकवेशंस होते हैं और यहां पर भी एक्सकवेशंस के बाद इनको हड़प्पा में जो शहर मिला था उससे ज्यादा बड़ा एक शहर, उससे ज्यादा बड़ी एक सिटी मिलती है। फिर वही सवाल, कब बसाया, किसने बसाया, किस कालखंड का है, किसी के पास में इसका कोई नॉलेज था ही नहीं। ना वहां के लोकल लोगों के पास में इसका कोई नॉलेज था, ना इंडिया की उस वक्त की जितनी भी हिस्ट्री वगैरह के रिटर्न रिकॉर्ड्स अंग्रेजों के पास थे उसमें इसका कोई जिक्र था, ना एंशिएंट टेक्स्ट में कोई जिक्र आ रहा है। कोई नॉलेज कहीं से कहीं तक इसके बारे में किसी के पास में था ही नहीं। अब जब अंग्रेजों ने फर्दर एक्सकवेशंस किए, हड़प्पा को और ज्यादा एक्सकवेट किया गया, मोहनजोदाड़ो को और ज्यादा फर्दर एक्सकवेट किया गया, तब यहां पर इनको इन शहरों में कुछ कॉमनैलिटीज देखने को मिली। इनको एक बात समझ में आई कि जो बिल्डिंग्स वगैरह आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे आप हड़प्पा को उठा लो चाहे आप मोहनजोदाड़ो को उठा लो, दोनों में जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग बनाने का जो तरीका है, वो बड़ा कॉमन है, एक जैसा है। दूसरा, इनको वहां से जो पॉटरीज वगैरह मिली, जो भी आपके यूटेंसिल्स वगैरह मिले, जो भी वेसल्स वगैरह मिले, वो एक जैसे हैं, कॉमन है। इसी तरीके से जो दूसरी चीजें वहां से मिली, सील्स मिली वहां पे, या फिर जो छोटे मोटे आपके खिलौने वगैरह मिले, और भी जो बाकी सारी चीजें मिली, उसमें एक बहुत ज्यादा कॉमनैलिटी इनको देखने के लिए मिली। जिस तरीके का सामान हड़प्पा में मिल रहा था, एग्जैक्टली उसी तरीके का सामान इनको मोहनजोदाड़ो से देखने के लिए मिला। तो यहां इनको एक बात तो समझ में आ गई कि हो ना हो ये एंशिएंट शहर किसी एक सिविलाइजेशन का पार्ट है। कब ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई, कैसे बनी, किसने बनाई, इसका जवाब उनके पास में तब तक नहीं था, मगर उनको एक बात समझ में आ गई कि हो ना हो इंडिया का जो ये इलाका है जहां पर इनको ये जो दो शहर देखने के लिए मिले हैं, ये किसी ना किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का पार्ट था। बाद में जब इन इलाकों के पास में, हड़प्पा के पास में, मोहनजोदाड़ो के पास में और ज्यादा खुदाई की गई तो ऐसी बहुत सारी साइट्स निकल कर आई जिनमें कॉमनैलिटीज थी। एक जैसी बिल्डिंग्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं, एक जैसे पॉटरी के यूटेंसिल्स वहां से निकल रहे हैं, एक जैसे जो है आपको ऑर्नामेंट्स वहां से देखने को मिल रहे हैं, और लगभग जो भी सामान आपको देखने को मिल रहा है उसमें कॉमनैलिटी बहुत ज्यादा है। फाइनली अंग्रेज इस निष्कर्ष में निकले कि ये एक खोई हुई सभ्यता है जिसके बारे में किसी को कोई नॉलेज है ही नहीं कि ये कितनी पुरानी है। और उसके बाद में क्योंकि पहला शहर जो था जहां पे इन लोगों को इसके बारे में पता चला था उसका नाम था हड़प्पा, तो उसके नाम पर फिर इन लोगों ने इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया, मगर बाद में जब और ज्यादा एक्सकवेशन किए गए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हड़प्पा कहां पर है और मोहनजोदाड़ो कहां। तो मैप पर जब हम लोग इनको लोकेट करते हैं तो ये हमारा हड़प्पा है पंजाब में और ये हमारा मोहनजोदाड़ो है।
सबसे पहले हड़प्पा में हम लोगों को एक शहर मिला, उस शहर के बाद में फिर मोहनजोदाड़ो में एक शहर मिला, इनमें कॉमनैलिटीज वगैरह काफी ज्यादा थी। यहां से अंग्रेजों को पता चल गया कि एक सिविलाइजेशन हाथ लग गई है, कैसी है, किसने बनाई थी, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं। और ज्यादा फर्दर इनके आसपास के इलाकों में एक्सकवेशन किया गया, हड़प्पा के आसपास में भी और मोहनजोदाड़ो के आसपास में भी। तो उसी तरीके के शहर, उसी तरीके का पैटर्न, उसी तरीके की सारी चीजें आपको देखने को मिली, जिस तरीके की पैटर्न या फिर जिस तरीके की बिल्डिंग स्ट्रक्चर, पॉटरी, ऑर्नामेंट आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में देखने के लिए मिले थे। तो अंग्रेजों ने फाइनली ये निष्कर्ष निकाला कि ना चाहते हुए, जाने अनजाने में हमारे हाथ एक सिविलाइजेशन लग गई है, जिसके बारे में यहां के रहने वाले जो लोग हैं उनको भी नहीं पता कि ये कब बनी और कब खत्म हो गई। अब क्योंकि पहला शहर जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम था हड़प्पा, तो उसके नाम पर इस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। बाद में जब और ज्यादा एक्सकवेशन किए गए और आपको इसी तरीके के सेटलमेंट्स वगैरह जो हैं, जिनमें वही सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं जो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही थी, जब उसी तरीके के शहर आपको और भी जगहों पर देखने को मिले जो हड़प्पा से बहुत दूर है, मोहनजोदाड़ो से बहुत दूर है, तब इन्होंने ये बोला कि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहना ठीक नहीं है। तब इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। मगर क्योंकि तब तक हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी फेमस हो गया था, तो आज की तारीख में आप चाहो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलो, चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो, दोनों शब्दों का इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है। फर्क क्या है, जब शुरू में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था तब इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। तब सिर्फ यह माना गया कि ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और पंजाब और सिंध के इलाके जो हैं यहीं पे ये फोकस्ड है। बाद में जब ये पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहां महाराष्ट्र के जो इलाके हैं वहां तक जो है आपको ऐसे शहर मिल रहे हैं जिनमें कॉमनैलिटीज हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के साथ में। अगर आप यूपी तरफ आ जाएं तो मेरठ तक आपको उसी तरीके के शहर देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान में और फर्दर आप ईस्ट में जाते हैं, अगर आप और फर्दर वेस्ट में जाते हैं तब आपको बलोचिस्तान या फिर अफगानिस्तान तक उसी तरीके के शहर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप नॉर्थ में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जम्मू और कश्मीर तक के इलाकों में आपको उसी तरीके के शहर देखने को मिल रहे हैं। इनको समझ में आ गई ये बात कि इसको इस केस में हड़प्पन सिविलाइजेशन कहना ठीक नहीं होगा, तब फिर इसका नाम चेंज करके इंडस वैली सिविलाइजेशन कर दिया गया। हालांकि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलो, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो, बात वही पड़ती है। अब देखिए यहां पे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। रोपड़ देख लीजिए पंजाब के इलाके में, बनवाली देख लीजिए, राखी गढ़ी तो अभी भी न्यूज में है, यहां पर अभी भी एक्सकवेशंस हुए थे और कुछ नई चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चली हैं। अब ये डिस्टेंसेस देखिए कितने ज्यादा है। रोपड़ से आप डिस्टेंस हड़प्पा का लगा लीजिए या फिर रोपड़ से आप राखी गढ़ी का डिस्टेंस लगा लीजिए, मोहनजोदाड़ो से आप देख लीजिए कि ये इलाके कितने ज्यादा दूर हैं। तो अल्टीमेटली हमको एक बात समझ में आ रही है, एक ही जैसे शहर, एक ही जैसे आपकी बिल्डिंग्स, एक ही जैसी वेशभूषा, एक ही जैसे लैंग्वेज, एक ही जैसे आपके स्ट्रक्चर्स, कल्चर, पॉटरी, सब कुछ एक जैसा और अच्छे खासे डिस्टेंसेस पे बसे हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी सिविलाइजेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी और बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। एंड इनफैक्ट यहां पर जो ये पूरा इलाका ब्राउन कलर से हाईलाइट करके बताया गया है, ये पूरा का पूरा वो इलाका है जिसमें आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने के लिए मिली है। हो सकता है आगे और ज्यादा एक्सकवेशन और पता चले कि और ज्यादा फर्दर ये एक्सपेंडेड है, मगर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इतने इलाके में, इनफैक्ट यहां से और थोड़ा सा नीचे की तरफ में नई सिटीज वगैरह मिल गई हैं महाराष्ट्र वगैरह के इलाके में, तो अच्छे खासे इलाके में ये पूरा का पूरा जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये फैला हुआ है। चलें तो फिर इसी डिस्कशन को अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, इसका टाइम पीरियड आज की तारीख में माना जाता है 2600 बीसी से 1500 बीसी के बीच में। आज की तारीख में चल रहा है 2021, यानी कि 2000 साल आफ्टर क्राइस्ट हो चुका है और ये 2600 बीसी की बात कर रहे हैं, यानी कि लगभग 4600 साल पहले इसकी शुरुआत मानी गई है। एंड 1500 बीसी यानी कि लगभग 3500 साल पहले ये अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच के डिक्लाइन की तरफ आगे बढ़ चुकी थी। आप इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलना चाहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलना चाहते हैं, आपकी मर्जी। जब हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेंगे तो शॉर्ट में हम लोग इसका एक एक्रोनिम इस्तेमाल करेंगे, आईवीसी। तो जहां पे भी अब आगे मैं आईवीसी बोलूंगा वहां पे आप समझ जाइएगा कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक्सकवेशंस कहां पर हुए थे, वेस्ट पंजाब में, हड़प्पा में, वेस्ट पंजाब जो आज की तारीख में पाकिस्तान में जा चुका है, एंड मोहनजोदाड़ो में जो सिंध में है, ये भी इलाका पाकिस्तान में आज की तारीख में जा चुका है। एक्सकवेशंस वगैरह किए गए, पता चला कि ये अपने आप में एक सिविलाइजेशन है जिसके बारे में किसी को कुछ नॉलेज नहीं है, नाम अल्टीमेटली इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया गया। और उसके बाद में जब और ज्यादा साइट्स वगैरह डिस्कवर होती हैं इनसे काफी ज्यादा फर्दर फार ऑफ इलाकों में, तब इसका नाम चेंज कर इंडस वैली सिविलाइजेशन किया गया। अब हम लोग एक बार फिर से हमारे मैप पर लौटकर वापस आते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया है कि पहला शहर
यहां पे डिस्कवर होता है, दूसरा शहर यहां पे डिस्कवर होता है, और इसके बाद में फर्दर एक्सकवेशंस होते हैं, तो फिर एक लाइन लग जाती है, आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की अलग अलग साइट्स मिलती चली जाती हैं, और आपका जो नॉलेज है इस सिविलाइजेशन के बारे में और ज़्यादा जो है बढ़ता चला जाता है। कुछ साइट्स ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दूसरों की अपेक्षा। वजह यह है वहां पर एक्सकवेशन कर आपको ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इस सिविलाइजेशन की कर पा रहे हैं। तो यहां से अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट जो शहर हैं कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनके बारे में। अगर हम लोग सिंध की बात कर लें तो सिंध में दो इंपॉर्टेंट साइट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की मानी जाती हैं, दूसरी भी इंपॉर्टेंट है, मगर यहां पे क्योंकि एक्सकवेशन ज्यादा डिटेल में किए गए हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां से मिली है, इसलिए हम लोग इनको ज्यादा डिटेल में या ज्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ में हाईलाइट करके मेंशन करते हैं। सबसे पहले सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में मोहनजोदाड़ो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। दूसरा कोट दिजी करके एक जगह पड़ती है, वो हो गई। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर कालीबंगन करके एक इलाका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर आप पंजाब की बात करें, और मैं पंजाब से मतलब हमारे पंजाब की बात कर रहा हूं जो आज की तारीख में इंडिया में, तो इसमें रोपड़ एक इंपॉर्टेंट शहर माना गया है। हरियाणा की बात करें तो बनवाली करके एक जगह पड़ती है, यहां से हमको काफी सारी बातें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चली हैं। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में 3 सिटीज हैं जिनको प्राइमरीली इंपॉर्टेंट माना गया है, लोथल, दूसरा है सुरकोताड़ा और तीसरा है धोलवीरा। यहां पर अब ऐसा नहीं है कि जो दूसरे शहर हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट यह है कि यहां पर एक्सकवेशन ज्यादा डिटेल में किए गए हैं। यहां जो शहर वगैरह मिले हैं इनको स्टडी कर इनका, क्योंकि एक्सकवेशन डिटेल में हुआ है तो यहां से सामान थोड़ा ज्यादा मिला है, और उनका डिटेल में स्टडी कर हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में वो ज्यादा डेवलप हुआ है, ज्यादा इनहैंस हुआ है, ज्यादा इनरिच हुआ है, इसलिए इनको हाईलाइट कर बताया जाता है। चलें और थोड़े से कुछ फैक्ट्स हम लोग देखेंगे आईवीसी के बारे में। अगर आप सबसे पुरानी साइट की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी शहर बसे हैं वो एक ही वक्त पर नहीं बसे थे, कुछ थोड़ा पहले बने थे, कुछ उसके थोड़ा बाद में बने, और कुछ फिर काफी उसके और भी ज्यादा बाद में बने। तो अगर आप सबसे अभी तक के जितने भी शहर या जितनी भी साइट्स वगैरह मिली हैं उसमें सबसे ओल्डेस्ट सेटलमेंट की बात करें या सबसे ओल्डेस्ट सिटी की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो हरियाणा में पड़ती है और उसका नाम है बिरहाना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर आप लार्जेस्ट साइट की बात करते हैं कि अब तक एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़े इलाके में कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है वो फैली हुई है, उसकी बात करें तो वो है राखीगढ़ी, और ये हरियाणा में। ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर अभी भी एक्सकवेशंस हो रहे हैं, और यहां पे पिछले साल ही जो है एक्सकवेशंस वगैरह के नतीजे में कुछ नए और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकल कर आए थे जिनको पब्लिश किया गया है, उनके बारे में भी हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह करेंगे। मगर याद रखिएगा अगर आप एरिया के हिसाब से देख रहे हैं सबसे बड़ी जो साइट है वो कौन सी है, राखीगढ़ी। उसके बाद में सदर्न मोस्ट इलाके की अगर आप बात करते हैं, कहने का मतलब यह है कि अगर आप मैप में देख लेते हैं सर, अगर आप डाउन साउथ नीचे की तरफ में आते हैं तो साउथ में सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट आज की तारीख तक में जो साइट मिली है वो कौन सी है, उसका जवाब क्या है, उसका जवाब है महाराष्ट्र का एक शहर जिसका नाम है दायमाबाद। ये अभी तक अगर आप पंजाब में हड़प्पा या फिर सिंध में मोहनजोदाड़ो से नीचे की तरफ में आते हैं तो सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट जो शहर है आज की तारीख में वो महाराष्ट्र में है, जिसको दायमाबाद बोला जाता है। ईस्टर्न मोस्ट इलाके की बात करें, सबसे ज्यादा ईस्ट की तरफ अगर आप आते हो तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो इलाका है या जो इंडस वैली साइट है वो कौन सी है, उसका नाम है आलमगीरपुर, जो मेरठ में पड़ती है। ईस्टर्न मोस्ट से मेरा मतलब है जब आप हड़प्पा से या फिर मोहनजोदाड़ो से इस तरफ आना शुरू होते हैं तो ईस्ट में सबसे यहां पे आप बढ़ते चले जाएंगे तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट मिलेगा या सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई शहर या कोई सेटलमेंट है वो आपको आलमगीरपुर में देखने के लिए मिलता है, मेरठ के पास में। इसी तरीके से अगर आप नदन मोस्ट की बात करेंगे तो फिलहाल हो सकता है आगे बदले और ज्यादा एक्सकवेशंस हो, फिलहाल जम्मू में एक जगह पड़ती है मंडा, वो जो है आपका नदन मोस्ट पॉइंट है। और वेस्टर्न मोस्ट की अगर आप बात करें, अगर आप पंजाब के और फर्दर वेस्ट में जाते हैं तो बलोचिस्तान में एक जगह पड़ती है जिसको बोला जाता है सुतकागान दोर। ये अभी तक का इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ज्यादा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, या फिर सबसे ज्यादा वेस्ट की तरफ अगर आप बात करोगे तो जो सेटलमेंट आपको मिला है वो मिला है बलूचिस्तान में सुतकागान दोर में। हो सकता है ये जगहें बदलें, आगे और ज्यादा आपको ईस्ट में और ज्यादा दूरी में कोई शहर मिल जाए, हो सकता है वेस्ट में और ज्यादा दूरी में शहर मिल जाए, नॉर्थ में और ज्यादा आपको ऊपर की तरफ में शहर मिल जाए, साउथ में आप और फर्दर नीचे की तरफ में कुछ एक्सकवेट कर लो, बट आज की तारीख में दिस स्टैंड्स। या अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको ध्यान में रखना है, हड़प्पा सबसे पहला शहर था जो मिला था, और सबसे बड़ा जो शहर आज तक हमको मिला है वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, जो सबसे बड़ा शहर है वो आपका मोहनजोदाड़ो है, मगर सबसे बड़ी साइट जो है वो राखीगढ़ी है। इसमें हमको
कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, साइट बड़ी होने का मतलब यह नहीं है कि वहां पर जो सेटलमेंट है वो भी आपको काफी ज्यादा डेवलप या फिर काफी ज्यादा बड़े मिले। साइट बड़ी होने का मतलब यह है कि यहां पर जो सेटलमेंट है वो ज्यादा बड़े इलाके में फैला हुआ है। लेट्स से कि बड़ा इलाका है, एक साइट यहां पे बसा हुआ है, एक यहां पे बसा हुआ है, कुछ सेटलमेंट यहां मिल गया, कुछ यहां मिल गया, और ऐसे पूरे एरिया को आप देखोगे तो एरिया वाइज काफी बड़ा इलाका हो गया। यह बात राखीगढ़ी के लिए फिट बैठती है। यहां पर सेटलमेंट मोहनजोदाड़ो जितने एडवांस नहीं है या फिर मोहनजोदाड़ो जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको उतनी ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती हैं, मगर जो एरिया है जिसमें यह फैला हुआ है वो ज्यादा है। इस वजह से हम लोगों ने बोला है कि यह आपकी लार्जेस्ट साइट है। मगर अगर आप बिल्डिंग का डेवलपमेंट देख लें, अगर आप ये देख लें कि शहर की प्लानिंग कैसी है और सोफिस्टिकेटेड कंस्ट्रक्शन की अगर बात कर लें, उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर जो आज तक मिला है, हो सकता है आगे जाके बदल जाए, एक्सकवेशन में कोई नया शहर मिल जाए जो इससे ज्यादा बड़ा निकले, मगर आज की तारीख में जो सबसे बड़ा शहर आपको देखने को इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिलता है वो कौन सा है? सिंध का मोहनजोदाड़ो। इस बात को अपने को याद रखना है। सबसे बड़ा शहर या सबसे बड़ी सिटी जो मिली है उसका नाम मोहनजोदाड़ो है, मगर सबसे लार्जेस्ट जो साइट है एरिया के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो राखीगढ़ी है। इसमें अपने को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अब हम लोग बातचीत करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट ने जितना भी एक्सकवेशन किए हैं, उनको जो भी चीजें मिली हैं, उनकी जो भी स्टडी वगैरह करी है, उस सब के बेसिस पर आर्कियोलॉजिस्ट आज की तारीख में हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पूरा सफर है इसको, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पूरा इवोल्यूशन है, इसको 4 कैटेगरीज में या 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है प्री हड़प्पन, दूसरा है अर्ली हड़प्पन, तीसरा है मैच्योर हड़प्पन और चौथा है लेट हड़प्पन। प्री हड़प्पन का मतलब यह है कि यह जगह जहां पर हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली है, इसके पहले यहां पर था क्या? एकदम से तो ये शहर नहीं बन गए होंगे, एकदम से तो लोगों ने बिल्डिंगें क्रिएट नहीं कर दी होंगी, उसके पहले भी कुछ ना कुछ तो रहा होगा। इंसान वहां पर मौजूद था, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन डेवलप हो गई, उसके पहले वो वहां पे क्या कर रहा था, किस तरीके की जिंदगी थी और वो कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ा आगे, इसके के बारे में हम लोगों को प्री हड़प्पन में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में अगला आता है अर्ली हड़प्पन। ये भी नहीं हुआ होगा कि एकदम से एक दिन आप झोपड़ी में रह रहे थे और अगले दिन आपको नॉलेज मिलता है या फिर आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और आपने बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दी। पहले आपने झोपड़ी से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मकान बनाया होगा, उस मकान की अगर आपने 1 से 2 स्टोरीज बनाई होंगी, 2 से 3 स्टोरीज बनाई होंगी, करते करते आपको पूरा महल बनाने का नॉलेज मिल गया होगा, पूरे के पूरे शहर बसाने की नॉलेज मिल गई होगी। इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ होगा। तो वही चीज यहां पर हमको देखने के लिए मिलती है कि जो ग्रेट सिटीज आपको देखने को मिली हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसके पहले जो हम्बल बिगिनिंग थी, जो शुरुआत थी, वो किस तरीके की थी। उसके बाद में मैच्योर हड़प्पन। मैच्योर हड़प्पन में एक्चुअल में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसको हम लोग आज की तारीख में हड़प्पन सिविलाइजेशन के तौर पर या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के तौर पर पढ़ते हैं, वो बेसिकली मैच्योर हड़प्पन है। यहां पर आपको शानदार सिटीज वगैरह देखने के लिए मिलती हैं और काफी सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। और उसके बाद में लास्ट आता है लेट हड़प्पन। लेट हड़प्पन में हम लोग ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन डिक्लाइन की तरफ कैसे गया। इतना जो शानदार सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, ये सस्टेन क्यों नहीं कर पाया, क्यों ये सिविलाइजेशन खत्म हुआ, किस तरीके से खत्म हुआ, और फिर वही बात कि 1 दिन में खत्म हो गया, 1 महीने में खत्म हुआ, 1 साल में खत्म हुआ, ये खत्म किस तरह से हुआ, इसको कितना वक्त लगा, क्या रीजंस थे, या डिक्लाइन की तरफ कैसे गया, इसके बारे में हम लोग लेट हड़प्पन पीरियड में या लेट हड़प्पन जो फेज है उसमें देखते हैं। एक एक करके अब हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है प्री हड़प्पन फेज। प्री हड़प्पन फेज का मतलब हड़प्पा के पहले वहां पर क्या था। तो जब हम लोग प्री हड़प्पन फेज में देखते हैं, जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है, उसके पहले वहां पर जो लोग रह रहे थे वो क्या कर रहे थे, जब हम लोग उस फेज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस स्टेज में जो नोमैडिक पीपल थे, यानी कि एक से दूसरी जगह जो इधर से उधर घूमने वाले खाना बदोश थे, उन्होंने एक सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ जो है वो शुरू कर दी थी। यानी कि वो एक जगह सेटल हो गए थे और खेती वगैरह करना उनको आ गया था। एक जगह से वो दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे थे, सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ जो है वो शुरू हो गई थी। ये कब हो रहा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू होने के पहले का जो फेज है वहां पर प्री हड़प्पन जो फेज है उसमें हमको ये चीज देखने के लिए मिलती है। इसका एविडेंस हमको बलूचिस्तान से मिलता है। वहां पर एक जगह पड़ती है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जब एक्सकवेशंस किए गए और वहां पर जब उनको स्टडी किया गया, तब आपको पता चला कि जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई कैसे हुई, और एग्रीकल्चर के साथ में फिर लोग किस तरीके से सेटल डाउन होने लगे एक जगह पे। जब एक ही जगह आप खेती करोगे, सारा ग्रेन्स वगैरह इकट्ठा करके आप वहां पे रखोगे, उसको लेके एक से दूसरी जगह मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक ही जगह खेती जब आप करने लगे, तो उसके बाद में इंसान कैसे सेटल डाउन होने लगा एक जगह पे, उसको जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसके अच्छे एविडेंसेस वगैरह जो हैं हमको बलूचिस्तान के मेहरगढ़ के इलाके में देखने के लिए मिले। इनफैक्ट कई लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेटलमेंट है। सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट तो नहीं, बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेटलमेंट जो है वो आपका बलूचिस्तान का मेहरगढ़ है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया आपका प्री हड़प्पन। इसके बाद में अगला आता है अर्ली हड़प्पन, यानी कि अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम्बल बिगनिंग हो चुकी है। उस तरीके की ग्रेट सिटीज आपको नहीं अभी तक मिल रही हैं जैसी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हम लोगों ने खोजी हैं, मगर उनकी तरफ हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं। यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, लोग ना सिर्फ गांव में रहने लगे हैं, बट गांव जो है उनका साइज बड़ा हो गया है, लोग बड़े बड़े गांव में रहने लगे हैं। इतने बड़े गांव जो अब धीरे से टाउन्स की तरफ ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, या फिर दूसरी बात, इसको दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है कि जो आपकी जिंदगी है, जो ह्यूमन लाइफ है, वो विलेज से सिटीज की तरफ या टाउन्स की तरफ मूव करने वाली है, यानी कि रूरल से अर्बन की तरफ में जो है हमको यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। पहली चीज है, इंसान बड़े बड़े विलेजेस में रहने लगा है, और धीरे 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 ये जो टाउन्स हैं, ये जो विलेजेस हैं, वो टाउन्स में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, टाउन्स में डेवलप होना शुरू होते हैं। किस इलाके में? इंडस वैली के इलाके में, जहां पर बाद में ये बढ़ते बढ़ते इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज या शहर वगैरह ये आगे जाके बनेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो बात जो यहां पर समझ में आती है कि रूरल से अर्बन लाइफ की तरफ जो है ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। इसका एविडेंस हमें कहां पे देखने के लिए मिलता है? इसका एविडेंस सिंध में एक जगह पड़ती है, कोट दिजी, यहां पर हमको देखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट जब मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट साइट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन कौन सी हैं, कोट दिजी का जो जिक्र है वो आया था। कोट दिजी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने हमको यह समझने में मदद करी है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की ग्रेट सिटीज नहीं बनी थी, जब हम्बल बिगिनिंग थी, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब बच्चा धीरे धीरे चलना सीख रहा है, अभी दौड़ना नहीं शुरू किया उसने, बस हल्का हल्का वो टॉडलर है, या तो अपने हाथ और पैर दोनों के बल चल रहा है, या जैसे तैसे अभी दोनों पैरों पर खड़ा होकर उसने चलना शुरू किया है। लगभग उस तरीके की जो स्थिति में, जब आपके बाल्यकाल में या फिर शैशव अवस्था में आप कह सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन था, तब किस तरीके की कहानी थी, उसको समझने की या उसकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो हमको कोट दिजी से मिलती है, और इसीलिए साइट इंपॉर्टेंट है। यहां से हमको अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में बहुत अच्छी बात समझ में आती है। तो दो तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है अर्ली हड़प्पन में क्या क्या हुआ है। पहली चीज तो ये हुई है कि बड़े विलेजेस बने जो धीरे धीरे अल्टीमेटली टाउन्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं इंडस वैली में, और दूसरी चीज, जैसे जैसे ये बड़े विलेजेस टाउन्स में ट्रांसफॉर्म होने लगे हैं, वैसे वैसे आपकी जो रूरल लाइफ है, जो आपका ग्रामीण जीवन है, वो शहरी जीवन की तरफ, रूरल से अर्बन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन। मैच्योर हड़प्पन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो बेसिकली हम लोग मैच्योर हड़प्पन की बात कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, जब भी मैं ये कहता हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर जब भी मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करता हूं, बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे होते हैं? हम लोग बात कर रहे होते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज की। इनफैक्ट जब हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसका जो टाइम पीरियड है, वो स्लाइड में आपको पहले लगा के दिखाता हूं। जब हम लोगों ने ये बोला था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसका टाइम पीरियड 2600 टू 1500 बीसी के बीच में है, तो ये टाइम पीरियड एक्चुअल में मैच्योर हड़प्पन फेज को दिया गया है। मैच्योर हड़प्पन फेज जो है उसको ये टाइम पीरियड दिया गया है 2600 से 1500 बीसी। तो जब भी आपको ये बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2600 या 2600 बीसी से 1500 बीसी के बीच में है, तो इसमें मैं अर्ली को नहीं गिनता, इसमें मैं प्री हड़प्पन को नहीं गिनता, इसमें एक्चुअल में मैच्योर हड़प्पन की ही बात हो रही होती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि मैच्योर हड़प्पन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम लोग ये बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम लोग बात किसकी कर रहे होते हैं? तब हम लोग बात कर रहे होते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज की। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्रेट सिटीज जो थी वो हमको देखने को मिलती हैं, जबरदस्त बड़े बड़े शहर डेवलप होते हैं, जिनको अगर आप आज के हिसाब से देखें तो अनइमेजिनेबल है कि आखिर इतने वक्त पहले, 4-4 हजार साल पहले इंसान ने ऐसे शहर बसा कैसे लिए। मतलब हम लोग जब डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे तब आप भी इसको देखेंगे और समझेंगे कि ग्रेट सिटीज आखिर यहां पर क्यों वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्या वजह है कि यह बोला गया है कि मैच्योर फेज में ग्रेट सिटीज इमर्ज हुई। ये भी तो कह सकते थे कि शहर बन गए, मगर यहां पे शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है? ग्रेट सिटीज। ग्रेट वर्ड मतलब वो ऐसे वैसे शहर नहीं थे, नॉर्मल शहर नहीं थे, जबरदस्त उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर था, गजब की प्लानिंग थी, बढ़िया आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, और इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है 4000 साल पहले आखिर ये व्यक्ति जो यहां रहते थे, जो मनुष्य यहां पे रहते थे, ऐसा क्या उनके हाथ लग गया, ऐसा एकदम से क्या डेवलपमेंट आ गया कि ऐसी जबरदस्त प्लानिंग, ऐसे जबरदस्त शहर आपको देखने को मिलते हैं जिनका कोई पैरेलल नहीं है पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में। उस वक्त दुनिया में जो अलग अलग इलाकों में दूसरी सिविलाइजेशन थी, जब आप उनसे कंपेयर करो, आपको पता
यह चलता है कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है जो इनके आसपास भी टिकती हो, जिसने इस तरीके के जबरदस्त शहर बनाए हो। तो इसलिए ये जो आपका फेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन, या फिर जब हम लोग ये बोलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उसका मतलब क्या होता है, हम लोग मैच्योर फेज की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट कि यहां पर ग्रेट सिटीज आपको देखने को मिलती हैं। कालीबंगन में जब हम लोग खास तौर पे एक्सकवेशन करते हैं तो वहां पर हमको ये बात समझ में आती है कि टाउन प्लानिंग जो है वो और जो अर्बन फीचर्स हैं वो किस तरीके से आए और किस तरीके से उनका एक्चुअल में यहां पे जबरदस्त इवोल्यूशन हुआ। कालीबंगन इसलिए इंपॉर्टेंट साइट है, जब फिर वही बात आ जाती है कि जब मैं इंपॉर्टेंट साइट बता रहा था तो राजस्थान में कालीबंगन को इंपॉर्टेंट साइट के तौर पर इसलिए मेंशन किया जाता है कि ये हमें समझने में मदद करता है कि ये जो जबरदस्त शहर आपके 4-4 साढ़े 4-4 हजार साल पहले इस धरती में लोग बनाकर चले गए हैं, वो एक्चुअल में बनना कैसे शुरू हुए, वो टाउन प्लानिंग कैसे आई, वो अर्बन फीचर्स कैसे डेवलप हुए, वो चीज आपको मैच्योर फेज में समझ में आती है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है डिस्लाइन या फिर लेट हड़प्पन। यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो इतना ही जबरदस्त सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी एकदम अपने मैक्सिमम पर जाती है मैच्योर हड़प्पन फेज में, वो धीरे धीरे खत्म कैसे हुई, वो डिस्लाइन की तरफ। तो यहां पर अगर हम लोग इसी बात को देखेंगे कि इतना शानदार कल्चर अल्टीमेटली खत्म कैसे हुआ, इसके डिस्लाइन को लेके फ्रैंकली स्पीकिंग आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में कोई एक मत नहीं है। सारे आर्कियोलॉजिस्ट किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर आज तक नहीं पहुंचे हैं कि आखिर ये सिविलाइजेशन क्यों खत्म हो गई। सबके अपने अपने मत हैं, सब अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं। कुछ पॉइंट्स में कुछ आपको सच्चाई दिखती है, कुछ पॉइंट्स आपका मन लॉजिकली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। तो आज भी अगर आप बात करेंगे तो आर्कियोलॉजिस्ट पूरी तरीके से एक मत नहीं है कि आखिर सिविलाइजेशन क्यों डिस्लाइन हुआ और कब खत्म हो गया। मगर इसके डिस्लाइन के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं जो हमको समझ में आते हैं जब हम लोग लोथल में एक्सकवेशन करते हैं। गुजरात में जो लोथल है, जब वहां पर एक्सकवेशन किए जाते हैं तो ये तो समझ में आता है कि सिविलाइजेशन का डिस्लाइन हुआ था, धीरे धीरे ये सभ्यता खत्म हुई है। क्यों खत्म हुई है उसके बारे में अभी भी पक्के आपके पास में एविडेंसेस नहीं है। सारे आर्कियोलॉजिस्ट एक मत नहीं है कि हाँ भाई ये वजह थी, इसके कारण ये सिविलाइजेशन खत्म हो गया। सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं, कुछ बातों में आपको दम नजर आता है, कुछ तर्क आपके गले नहीं उतरते, मगर ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। आज भी अगर आप बात करें कि क्यों खत्म हो गई है सिविलाइजेशन, तो आपके पास में इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। यह तय है कि सिविलाइजेशन का डिस्लाइन हुआ था, धीरे धीरे ये खात्मे की तरफ में गई है। अब कैसे ये खात्मे की तरफ गई है, जब हम लोग लोथल में स्टडी करते हैं, गुजरात में जो लोथल इंपॉर्टेंट साइट है जिसका जिक्र आया था इंपॉर्टेंट साइट डिस्कस करते वक्त, तो यहां पर जब आप एक्सकवेशन करते हैं तो आपको समझ में आता है कि डिस्लाइन हुआ था। डिस्लाइन के फीचर्स आपको यहां पे देखने के लिए मिलते हैं। क्या फीचर्स थे, जब हम लोग डिस्लाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको वो भी बताऊंगा। मगर लोथल को स्टडी करते वक्त, लोथल की एक्सकवेशंस को पढ़ते वक्त क्लियर समझ में आता है कि मैच्योर जो आपका फेज था, जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने मैक्सिमम पर है, अपने क्लाइमैक्स पर है, वहां से अभी उतार की तरफ है और वहां उस तरीके का जो आपका ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस तरीके की जो आपकी प्लानिंग हो रही है, वो सब आपको लोथल में जब आप एक्सकवेशन करते हैं तो देखने को नहीं मिलती। आपको एक फेज, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आता है कि आप अपने मैक्सिमम से अब आपके अंत की तरफ या फिर आप अपने डिस्लाइन की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। लोथल एक बात के लिए और इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमको एक पोर्ट मिला है। ये जो पोर्ट आपको मिला हुआ है, ये जो बंदरगाह आपको मिला है, इस पोर्ट से एक बात और सिद्ध होती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो सॉलिट्यूड में नहीं रह रहे थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि वो बाहर की दुनिया वालों से उनका कोई कांटेक्ट नहीं था और वो बस अपने में ही खुश थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपस में थोड़ा बहुत उनका कांटेक्ट था, बाकी किसी से उनका कोई लेना देना नहीं था। ऐसी कहानी नहीं थी। पोर्ट वगैरह जो यहां पर आपको लोथल में मिला है, इससे एक और बात प्रूव होती है कि जो आज का इराक का इलाका है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही वक्त में वहां पर एक सिविलाइजेशन चल रही थी जिसको हम लोग मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन कहते हैं और उस वक्त के लोगों को मेसोपोटामियन पीपल बोला जाता है। लोथल में मिले हुए पोर्ट से यह सिद्ध होता है, इनफैक्ट इसके और भी एविडेंसेस बाद में मिले थे। मेसोपोटामिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ चीजें भी मिली थी, तो यह भी एक एविडेंस था। मगर लोथल में मिला हुआ पोर्ट बेसिकली एक टेस्टिमनी है। यह सिद्ध करता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उनके दूसरे सिविलाइजेशन जो इनसे काफी ज्यादा डिस्टेंसेस पर भी थी, उनके साथ में भी इनके कॉन्टैक्ट थे। मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में ट्रेड होता था, दूसरे शब्दों में इनके बीच में कॉन्टैक्ट था। इसके एविडेंस के तौर पर लोथल का पोर्ट आज भी खड़ा हुआ है। अब हम लोग बातचीत करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेटिंग के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डेटिंग की है, अगर आप पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को ले लो, आप प्री हड़प्पन को भी मिला लो, आप अर्ली हड़प्पन को भी मिला लो,
आप मैच्योर हड़प्पन को भी मिला लो, जिसको हम लोग आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, और आप उसके बाद में लेट हड़प्पन को भी मिला लो। आप सारे फेजेस को अगर आप मिला लोगे तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो टाइमिंग दी है या फिर जो डेटिंग दी है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वो है 3300 बीसीई से 1300 बीसीई के बीच में। यानी कि शुरुआत जब एकदम उसकी हुई थी, शुरू से पहले की जो कहानी थी, वहां से लेके शुरू होना, मैच्योर तक जाना और उसके बाद पूरी तरह से खत्म हो जाना, ये सारी प्रक्रिया लगभग 3300 से लेके 1300 बीसी के बीच में आपको देखने के लिए मिलती है। अब इसमें भी जो मैच्योर स्टेज है उसको माना जाता है 2600 से लेके 1500 बीसी के बीच में। जब हम लोग मैच्योर स्टेज की बात करते हैं, मैच्योर स्टेज का मतलब क्या, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहे हैं या फिर जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े शहर बने हैं, जिसमें पूरा का आपकी ग्रेट सिटीज, टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, वो सारा का सारा फेज आपको 2600 से लेके 1500 बीसी के बीच में देखने के लिए मिलता है। और अगर आप पूरी की बात कर लो कि एकदम अर्ली से लेके शुरुआत जो होती है और उसके बाद एकदम मैक्सिमम तक जाके पूरा खत्म हो जाना और इस तरह से खत्म हो जाना कि उसका ट्रेस बाकी नहीं रहा, यह सारा प्रक्रिया होने में लगभग 3300 टू 1300 बीसी का वक्त लगा। यानी कि लगभग 5300 से लेके लगभग 3300 साल के बीच में। अब बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। आप बीसीई बोल लो या फिर बीसी बोल लो, डजंट मैटर, बात वही पड़ती है। एक क्वेश्चन जो यहां पे पूछा जा सकता है वो ये है कि आखिर आपको कैसे पता चला कि ये सिविलाइजेशन इतने से इतने वक्त में ही हुआ होगा, या फिर इसमें जो मैच्योर स्टेज है उसमें आपने उसको ये टाइमिंग कैसे दे दी। इसका जवाब ये है, जो भी हमको सामान वगैरह मिलता है, जो भी एक्सकवेशन होता है और उसमें जो भी आपको सामान वगैरह मिलता है, आर्कियोलॉजिस्ट उसको वेरियस एस्पेक्ट से स्टडी करते हैं, ये देखने के लिए कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग तरीके की स्टडी होती है। ये देखने के लिए कि ये किस तरीके से बनाया गया होगा, उसकी अलग स्टडी होती है। इसी तरह से ये जानने के लिए कि आखिर ये कब बनाया गया होगा, उसके भी हमारे पास मेथड्स हैं। उसमें भी जो आज की तारीख में सबसे माना गया मेथड है उसको बोला जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग। तो रेडियो कार्बन डेटिंग का जो मेथड है, जो भी हमको वेरियस अलग अलग जगहों से हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अलग अलग हमें साइट्स मिली हैं, वहां से जो भी सामान मिला है एक्सकवेशन में, उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है। और रेडियो कार्बन डेटिंग कर कर कई बार उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाए जाते हैं। सब कर आके रेडियो कार्बन डेटिंग कई बार इसको रिपीट किया जाता है, इटरेशन किया जाता है, उसका अल्टीमेटली फाइनली उससे कंक्लूजन निकाला जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक्सटेंसिवली स्टडी करने के बाद में ये निष्कर्ष हम लोगों ने निकाला है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 3300 बीसी से शुरू होकर या 3300 बीसी से शुरू होकर 1300 बीसी पे जाके खत्म हुई है। अब हम लोग बातचीत करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक बात कही थी, मैंने ये बोला था कि हम लोग ये देखेंगे आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कि आखिर ऐसी क्या खास बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ऐसी क्या खास बात है हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि जो इसको इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, या फिर हम लोग अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मानते हैं। ये जो बात मैंने करी थी या फिर ये जो फैक्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा था, इसका जो जवाब है वो हम लोग तलाशने की कोशिश इस सेशन में करेंगे। तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हो गई, जब अलग अलग आपके शहर जो हैं वो आपको मिल गए और जब वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सामान आपको मिलने लगा, पॉटरी मिलने लगी, आपको काफ़ी सारी ज्वेलरी वहाँ से मिल गई, आपको कई सारी तरीके के स्कल्पचर्स वहाँ से मिले और भी बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मिली। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी करना शुरू किया तो वो सारे फैक्टर्स जिसके कारण ये सिविलाइजेशन स्पेशल है उनको वो निकल कर आने लगे। अब अगर हम आज की तारीख में उन सारे फैक्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो उनको हम लोगों को 5 कैटेगरीज के अंडर में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हड़प्पन की टाउन प्लानिंग, उसके बाद में उनकी इकोनॉमिक लाइफ, उसके बाद में उनकी सोशल लाइफ, उनका आर्ट्स और लास्ट में उनका रिलीजन। इन 5 फैक्टर्स के अंडर में जो भी आर्कियोलॉजिस्ट को फाइंडिंग्स मिली हैं उन सबको हम लोग पढ़ेंगे और जब हम लोग इसको करके खत्म करेंगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में कि क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी स्पेशल है। तो सबसे पहले जो हम लोग बातचीत करेंगे हड़प्पन की टाउन प्लानिंग के बारे में। हड़प्पन की टाउन प्लानिंग में जो पहला फैक्टर आता है कि हड़प्पन कल्चर वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है और उसके बाद में फिर अपनी बात को आगे बढ़ा। ये फोटोग्राफ देखिए। सबसे पहले ग्रिड सिस्टम को समझने के पहले हम लोग ग्रिड सिस्टम को समझेंगे और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक शहर का लेआउट मैप है। एक शहर को या तो बसाने के पहले जब ड्राइंग बोर्ड पे उसका प्लान बनाया गया होगा कि ये शहर कैसा बनेगा, या तो ये उसका मैप है, या फिर बना चुकने के बाद में उन्होंने जब देखा होगा कि कहाँ कहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, कहाँ पे क्या चीज़ है, उसको जब ड्राइंग बोर्ड पे बनाया होगा उसका मैप है। ये कुल मिला के एक शहर का लेआउट मैप है।
अब ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रिड सिस्टम का बेसिकली मतलब ये होता है जब किसी शहर को इस तरीके से बसाया जाए कि उसका जो मेन सड़क है या फिर जो उसकी मेन स्ट्रीट्स हैं और जो लोकेलिटीज़ या जो भी आपके रिहायशी इलाके हैं उनकी जो लेन्स हैं, जो उनकी छोटी सड़कें आ रही हैं जिनको हम लोग कई बार सर्विस लेन भी बोलते हैं, तो मेन स्ट्रीट और आपकी जो सर्विस लेन्स वगैरह हैं और जो बाकी सारी सड़कें हैं जो रिहायशी इलाकों से आ रही हैं, जब ये एक दूसरे को 90 के एंगल पर कट करती हैं और इस तरीके से कि पूरा का पूरा शहर जो है कई सारे सब ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसको बोला जाता है ग्रिड सिस्टम। इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझते हैं। ये एक शहर का हमारे पास लेआउट है। ये जो है ये हमारी मेन स्ट्रीट जा रही है, देखिए ध्यान से। ये जो है ये आपकी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ये जो है ये आपकी मेन स्ट्रीट जा रही है, देखिए ऐसे। ये एक मेन स्ट्रीट यहाँ से ये आपकी जो मुख्य सड़क है वो जा रही है। अब एक रिहायशी इलाका है, लेट से हम लोग ये पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे कहीं पे एक पार्क है और कुछ व्यवस्था वगैरह बनी हुई है। इस बिल्डिंग के एक तरफ से एक आपकी सर्विस लेन जा रही है और एक तरफ से ये आपकी सर्विस लेन जा रही है। अब ध्यान से देखिए, ये जो सर्विस लेन है और ये जो मेन स्ट्रीट है, इनके बीच में 90 का एंगल बन रहा है। यही बात यहाँ पर है कि ये जो सर्विस लेन है और ये जो मेन स्ट्रीट है, इनके बीच में यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। अब ये मैटर नहीं है कि 90 का एंगल बन रहा है या क्या हो रहा है, पॉइंट ये है कि ये इस तरीके से जब एक दूसरे को काट रही हैं, मेन स्ट्रीट और आपकी जो ये दूसरी लेन्स हैं, जब वो एक दूसरे को 90 के एंगल पर काट रही हैं, तो इसके कारण हो ये रहा है कि पूरे शहर के जो रेसिडेंशियल इलाके हैं या फिर जो इलाके वगैरह हैं वो कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये अपने आप में एक ब्लॉक में डिवाइड हो गया। इसी तरह से अगर आप यहां पर देखेंगे, इसको छोटे से हिस्से को हम लोग उठा लेते हैं। ये आपकी दो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, ये उनके बीच की एक स्ट्रीट है, उसके लिए ये वाली लेन जो है वो मेन स्ट्रीट हो गई और इनके बीच में भी 90 का एंगल बन रहा है। अब ये वाली जो स्ट्रीट है ये मेन स्ट्रीट है और इनके बीच में भी यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। इस तरफ से एक सर्विस लेन जा रही है, ये और मेन स्ट्रीट ये भी 90 का एंगल बना रही है और यहां से इस वाली के लिए ये आपकी मेन स्ट्रीट हो गई, तो इनके बीच में भी 90 का एंगल बन रहा है। इससे हो ये रहा है कि अगर इस पूरे ब्लॉक को देख लें तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और अगर इसके और इसके दोनों तरफ के जो रेसिडेंशियल इलाकों के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात कर लें तो ये अपने आप में एक एंटिटी हो गई, उसके एक तरफ एक एंटिटी और उसके एक तरफ एक एंटिटी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टाउन को इस तरीके से प्लान करते हैं कि आपकी जो सड़कें हैं, आपकी जो मेन स्ट्रीट है और इसके अलावा आपकी जो सर्विस लेन्स हैं वो अगर एक दूसरे को 90 के एंगल पर कट करती हैं, इस तरीके से कट करती हैं कि पूरा का पूरा शहर जो है कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसको बोला जाता है ग्रिड सिस्टम। इसी को समझने के लिए अब हम लोग ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक बसे बसाए शहर की तस्वीर भी देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, वो ये जो फोटोग्राफ आपको दिखाई गई है ये तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बनाया गया एक मैप है। ये किसी की कल्पना है कि जब हम लोग शहर बसाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। बाद में जब अल्टीमेटली शहर को बसा लिया गया, जब एक्चुअल में वहां पे बिल्डिंगें बन गई, जब वहां पे लोग आके रहने लगे, जब पूरा का पूरा वो डेवलप हो गया, तब वो शहर कैसा दिख रहा है। अब ये देखिए, ये शहर जो है ग्रिड पैटर्न के बेसिस पर या ग्रिड सिस्टम के बेसिस पर बसाया गया है। ये आपकी एक मेन स्ट्रीट जा रही है या फिर चलिए ये आपकी मेन स्ट्रीट जा रही है और इस मेन स्ट्रीट के रिस्पेक्ट में ये मेन स्ट्रीट जा रही है, ये एक रेसिडेंशियल क्वार्टर है। यहां से एक आपकी सर्विस लेन जो है वो जाके मेन स्ट्रीट के साथ में जुड़ रही है और एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। इसी तरीके से अगर आप फर्दर आगे बढ़ते हैं, यहां कहीं पे भी आप कितना भी आगे निकल जाएं, यहां एक रेसिडेंशियल क्वार्टर है, यहां से एक सर्विस लेन जा रही है और इनके बीच में भी एंगल जो है लगभग 90 डिग्री का बन रहा है। अब 90 का एंगल बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट यह है कि इस पैटर्न के कारण अगर आप पूरे शहर को देखें तो वो कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए, एक ब्लॉक ये पूरा का पूरा तैयार हो गया, एक ये पूरा का पूरा ब्लॉक बनकर तैयार हो गया, एक ये ब्लॉक बनकर तैयार हो गया, एक ये ब्लॉक बनकर तैयार हो गया और उसमें भी एक छोटा सा सब ब्लॉक ये बन गया। इस तरीके से आपका जो ग्रिड पैटर्न है या फिर जो ग्रिड सिस्टम है वो एक शहर को कई सारे ब्लॉक्स में या सब सेक्शंस में डिवाइड कर देता है और उसके बाद में शहर का जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है, ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है। वजह यह है कि आप एक एक ब्लॉक के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब किसको किस ब्लॉक में किसकी जिम्मेदारी पानी पहुंचाने की है, किस ब्लॉक में किसकी जिम्मेदारी वहां की सड़कें मेंटेन करने की है, वहां के पार्क्स मेंटेन करने की है, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज अलॉट की जा सकती हैं और अकॉर्डिंगली फिर देखा जा सकता है कि कौन से ब्लॉक में ढंग से काम हो रहा है, कौन से ब्लॉक में ढंग से काम नहीं हो रहा। जहां पे नहीं हो रहा है वहां पे फिर जो आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको पकड़ा जा सकता है और उससे फिर आप इंश्योर करवा सकते हैं कि वो अपना काम ढंग से करे और शहर जो है वो ढंग से फंक्शनिंग वगैरह अपना करता रहे। तो ये जो है ग्रिड पैटर्न या ग्रिड सिस्टम के फायदे हैं। एक हमने फोटोग्राफ देखी कि जब आपने ड्राइंग बोर्ड पे बनाया था तब वो कैसा दिखता है, एक हम लोगों ने ये
देखा कि जब इसको शहर को एक्चुअल में बसा दिया गया तब वो कैसा दिखता है। अब मजे की बात ये निकल कर आती है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में शहर निकल कर आए हैं उसमें आपको ग्रिड सिस्टम या फिर ग्रिड पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ये तो खैर मॉडर्न बातचीत हो रही है, अगर आपने ये ड्राइंग बोर्ड पे बनाया है तो एक मॉडर्न सिटी की बातचीत आप कर रहे हो। इसी तरीके से जब आप इसको देखते हो, जब एक्चुअल में उस ड्राइंग बोर्ड पे बनाए गए प्लान को आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो जो चीज निकल कर आई वो एक मॉडर्न शहर है, ये आज के शहर है। मगर यही चीज हमको 3, 3.5, 4,000 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में देखने के लिए मिलती है कि शहर जो है ग्रिड सिस्टम पे या ग्रिड पैटर्न पे बसाए गए। चलें उसका फोटोग्राफ देखते हैं। ये देखिए, ये एक फोटोग्राफ है। इसमें अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये आपकी मेन स्ट्रीट जा रही है और ये मेन स्ट्रीट के साथ में यहाँ ये आपका एक रिहायशी क्वार्टर हो गया, ये उसकी एक सर्विस लेन जो है वो जाके मिलती है। एंगल फिर 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ से एक और सर्विस लेन जाके जुड़ती है, एंगल फिर 90 डिग्री का बन रहा है और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर एक सर्विस लेन आगे जुड़ती है, एंगल फिर 90 डिग्री का बन रहा है। पॉइंट यह है कि यहाँ पे भी वही चीज हो रही है जो आपको अपनी मॉडर्न सिटीज में देखने के लिए मिल रही थी। क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो शहर है वो कई सारे सब ब्लॉक्स में डिवाइड हो जा रहा है, जिसके कारण उसका एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बेटर तरीके से हो सकता है। एक और फोटोग्राफ देखते हैं और ये लगभग वही फोटोग्राफ है, बस थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में है, थोड़ा इसका ऊपर से फोटोग्राफ खींचा गया है। ध्यान से देखें, ये एक आपकी मेन स्ट्रीट जा रही है, ये आपकी एक मेन स्ट्रीट जा रही है, ये उसमें एक लेन आके जुड़ गया, ये उसमें एक दूसरा लेन आके जुड़ गया, ये उसमें एक तीसरा लेन आके जुड़ गया और यहाँ पे चौथा लेन आके जुड़ गया। अब ये पूरा शहर जो है ये कई सारे सब ब्लॉक्स में डिवाइड हो रहा है एंड इस तरीके से यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा शहर जो है वो ग्रिड सिस्टम या फिर ग्रिड पैटर्न पे बसाया गया है। एंड मजे की बात यह है कि ये कोई मॉडर्न टाउन प्लानिंग नहीं है, 4-4.5 साल पुरानी बातें हो रही हैं जब इस तरीके की के आपको जो है एलाबोरेट शहर देखने के लिए मिलते हैं। यही फैक्टर जो है हड़प्पा को या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर आपको मिले हैं, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, दूसरे भी जो हो गए, इनको खास बनाता है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये क्यों खास बनाता है। देखिए क्या होता है कि पहले जो आपका अर्ली मैन था वो कहीं पर सेटल डाउन हुआ, उसने थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर सीखा और कहीं पर सेटल डाउन हुआ, ये बात हम लोगों ने पढ़ी है। कहीं पर उसने अपना घर वगैरह बना लिया एंड अपनी फैमिली वगैरह के साथ में वो रहने लगा। वक्त के साथ में उसकी फैमिली बढ़ी या फिर और भी लोग आके उसके साथ रहने लगे, अल्टीमेटली एक छोटा मोटा हैमलेट बनकर तैयार हुआ। धीरे धीरे करते करते ये बड़ा होता चला गया और एक बड़ा गाँव बना, गांव से फिर ये और ज्यादा बड़ा होता चला गया, एक टाउन बना, टाउन से फिर बड़ा होता चला गया और उसके बाद में अल्टीमेटली एक शहर बनेगा। इस तरीके से आपको किसी भी जगह का या किसी भी रिहाइश या फिर किसी भी रिहायशी इलाके का जो इवोल्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है कि पहले, और अगर हम लोग आज की बात नहीं करें, पुराने वक्त की बात करें, तो इवोल्यूशन इसी तरह से हुआ है। आप किसी एक जगह जाके पहले बैठ गए, आपने एग्रीकल्चर या जो भी वजह थी, जानवर आपके पास बहुत सारे हो गए, आपने एग्रीकल्चर शुरू किया, उसमें अनाज बहुत सारा हो गया तो उसको लेकर चलना मुश्किल था, तो अल्टीमेटली आप एक जगह सेटल हो गए, आपने अपना घर वगैरह बनाया, वहाँ पर रहना शुरू किया, धीरे धीरे वहाँ की रिहाइश बढ़ती चली गई, छोटे से बड़ा गाँव बना, बड़े से फिर आपका और टाउन बना या कस्बा बना, उसके बाद में और बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली एक सिटी डेवलप हुई और फिर एक मेगा सिटी की तरफ आप जाते हो। इस तरीके का आपको इवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ में खास बात यह है, इसके जो भी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने देखे वो चीख चीख कर एक बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस शहर को किसी ने प्लान करके बसाया था। ऐसा नहीं हुआ था यहाँ पर कि पहले हड़प्पन ने खेतीबाड़ी शुरू करी और वो अर्ली मैन से जो है सिविलाइजेशन की तरफ आए, उनके कुछ छोटे मोटे आपको पहले मकान देखने को मिले, उसके बाद में फिर उन मकानों की संख्या बढ़ती चली गई, वक्त के साथ में उन्होंने और ज़्यादा अच्छे मकान बनाना सीख लिए और उसके बाद में मकानों की जगह वो बड़े मकान बनाने लगे और उसके बाद करते करते फिर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि किसी व्यक्ति ने पहले 3-4 हज़ार साल पहले एक कल्पना करी अपने दिमाग में कि यहाँ पर एक शहर बसाया जा सकता है और उस कल्पना को फिर उसने जो है साकार किया। यहाँ का जो पूरी की पूरी फोटोग्राफ्स हमने देखी हैं या फिर जब हम लोग इसको स्टडी करते हैं, ग्रिड सिस्टम वगैरह ये सारी चीजें, ग्रिड सिस्टम आ ही नहीं सकता अगर किसी ने पहले से प्लानिंग नहीं करी है, पहले से सोचा नहीं है, ड्राइंग बोर्ड पे उसने बनाया नहीं है इस या फिर अपनी कल्पनाओं में इस चीज को पहले क्रिएट नहीं किया, उसके बाद ही आप जो है ग्रिड सिस्टम को जमीन पर बना सकते हो या फिर उसके आधार पर जो है शहर को बसा सकते हो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हड़प्पा के केस में निकल कर आती है, जो उसको खास बनाती है, इनफैक्ट पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को खास बनाती है, यहां पर आपको टाउन प्लानिंग जो देखने को मिलती है ये ऐसा नहीं है कि इवॉल्व हुई थी, पहले कुछ छोटा सा इलाका था वो बढ़ते 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 बड़ा बना। ये जो टाउन प्लानिंग आपको देखने को मिलती है, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्री प्लान्ड,
मतलब पहले किसी ने इसको सोचा था, और मजे की बात यह है कि तब ड्राइंग बोर्ड भी नहीं हुआ करता था, पेपर भी नहीं होता था, तो किसी ने कहां इसकी इमेजिनेशन की होगी, मतलब ईश्वर जाने इस चीज को, मगर किसी ने पहले इसको प्लान किया है और प्लान करने के बाद में इसको एग्जीक्यूट किया गया है। यानी कि पहले ये शहर किसी के ख्यालों में बनाया गया था और उसके बाद में फिर इसको बसाया गया था। जो नॉर्मल आपको सिविलाइजेशन में दूसरी जगह देखने के लिए मिलता है कि पहले थोड़ा सा, थोड़े से फिर और डेवलप, और करते 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 आप बड़े शहरों की तरफ गए हो, वो चीज यहां पर नहीं है। हड़प्पा के शहर जैसे आज की तारीख में आपकी मॉडर्न टाउन प्लानिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, उसी तरीके से बनाया गया है। पहले किसी ने सोचा और उसके बाद में फिर इसको बनाया गया। अब पॉइंट यह है, आर्कियोलॉजिस्टों के पास में इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि क्यों। आपके पास में इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर इसको क्यों बसाया गया, ऐसी क्या खास बात थी इस जगह पे कि इसको बनाया गया, और कैसे आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस तरीके से जो है शहर वगैरह बसाए जाएं तो आप ज्यादा इफेक्टिवली इनको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ग्रिड पैटर्न लाने के पहले उससे मिलता जुलता भी जो है कुछ आपको कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलता कि ग्रिड पैटर्न के पहले दो आपकी इन्होंने स्ट्रीट्स वगैरह बनाई हो और वो आड़ी तिरछी भी आके एक दूसरे के साथ कहीं पे काट रही हो, इस तरीके की भी जो है सेटलमेंट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते। और आउट ऑफ नोवेयर एकदम से आपको एक सेटलमेंट मिलता है जहां पर बकायदा मेन स्ट्रीट के साथ में आपकी जो सब आपकी सर्विस लेन्स वगैरह हैं वो 90 के एंगल पर काट रही हैं। पूरा का पूरा शहर कई सारे उस सेक्शंस में सब डिवाइडेड है, और उसके जो मैनेजमेंट के और भी जो एस्पेक्ट्स हैं जिस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे वो पहले से वेल डिसाइडेड है, जिसके कारण उसका मैनेजमेंट जो है शहर का बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ये सब देखने को मिलता है। एस्टॉनिशिंग है कि 4-4,500 साल पहले इस देश में, इस धरती पर ये सारी चीजें हो रही थी, मगर आर्कियोलॉजिस्टों के पास में इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि क्यों। ये इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और फिर वही बात आती है हाउ, कि कैसे। अगर सामने वाले ने यहां पर एक शहर एकदम आउट ऑफ नोवेयर जीरो से बसाना शुरू किया है, इसका मतलब वो कहीं और तो रहता होगा। अब वो जगह यहां से कितना दूर है, और उसने फिर इसको यहां पे एकदम से फ्रेश क्यों बसाया, जहां पे वो रहता था उसी को मॉडिफाई क्यों नहीं किया। इस तरीके के सवालों के कोई जवाब नहीं है। और जब बसाना शुरू किया तो फिर कैसे इतने बड़े लेवल पर जो है इस शहर को बसाया गया, इसका भी आपके पास में बहुत अच्छा जो है कोई सैटिस्फाइंग आंसर निकल कर नहीं आता। तो आपको ये पता है, क्लियर कट पता है कि किसी ने पहले सोचा और सोचने के बाद में अल्टीमेटली ये शहर बसाया गया। ये तस्वीरें इस बात की निशानदेही करती हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहर ऐसे नहीं थे कि कोई आदमी यहां पे रहने लगा, वो आदि मानव से मानव बनने की स्थिति में है, वहीं पे खेती बाड़ी शुरू हो गई, अपने जानवर पालने लगा, और उसके बाद में करते करते उसको एक दिन मिट्टी के हट से ईंट के हट बनाना आ गया, और हट से फिर उसने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। ये नाटक नहीं है। आउट ऑफ नोवेयर किसी इंसान ने इसमें सोचा है कि इस तरीके से बसाया जाए तो एक अच्छी रिहाइश बनती है, और उसको ढंग से जो है यहां पर आप रह सकते हैं। और इस तरीके का कुछ मिलता जुलता भी इसके पहले के कालखंड में आपको देखने के लिए नहीं मिलता, और एकदम से आपको एक शहर मिलता है जिसमें इतनी जबरदस्त प्लानिंग की गई है। ये उसी तरीके की बात है कि पहले आप एक छोटे मोटे गांव में रह रहे हैं, और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर आपने वहां से आपके दिमाग में एक दिन कुछ आता है और आप मुंबई जैसा बड़ा शहर जो है बसा डालते हैं। किस तरह से ये चीज हुआ इसके बारे में कोई जवाब नहीं है, बट ये तस्वीरें इस बात की निशानदेही करती हैं कि 4,500 साल पहले किसी ने सोचा था कि इस तरीके के शहर बनाए जा सकते हैं, और उसने बकायदा बनाए, और इस तरह से बनाए कि आज तक उनके जो रिमेन्स हैं इनको देखकर हम लोग एस्टोनिश्ड हैं, हम लोग आश्चर्यचकित हैं कि कैसे कैसे आखिर इतना शानदार आर्किटेक्चर जो है उस वक्त आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो जो पहला फैक्टर है जिसको हम लोगों ने अभी स्टडी किया, यही बात इस स्लाइड में लिखी गई है कि हड़प्पन कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। अब आपको समझ में आया होगा कि ग्रिड सिस्टम क्यों इतना खास है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो ये ग्रिड सिस्टम मिला है वो क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहरों को स्पेशल बनाता है। ग्रिड सिस्टम के बारे में बातचीत लिखी हुई जो मैंने आपको भी बताई थी कि स्ट्रीट्स और लेन्स जो हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं, और सिटी जो है कई सारे आपके रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है ताकि उसका फिर आपका मैनेजमेंट वगैरह आसान हो जाए। ये जो चीज़ आपको हड़प्पन कल्चर में देखने के लिए मिली, ये इसको, या हड़प्पन कल्चर की सिटीज़ में देखने के लिए मिली, ये इसको स्पेशल या फिर खास बनाती है। चले अब इसी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और टाउन प्लानिंग के दूसरे फीचर्स की बात करते हैं। इसका जो नेक्स्ट फीचर आता है कि हड़प्पा, मोहेंजोदारो एंड कालीबंगन ईच हैड इट्स ओन सीटाडेल बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म्स ऑफ मड ब्रिक्स। इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले कि सीटाडेल का मतलब क्या होता है। सीटाडेल का मतलब होता है अगर आप कहीं दूसरी बिल्डिंग्स वगैरह जो भी बनी हैं उनके कंपैरिजन में एक सर्टेन हाइट पर अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग, आप एक कोई किला वगैरह बसाते हो तो उसको हम लोग सीटाडेल बोलते हैं। पहले हम लोग इसकी फोटोग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग और फर्दर इस पर बातचीत करेंगे। देखिए
ये ग्वालियर का फोर्ट है, ग्वालियर का बड़ा फेमस फोर्ट है। ध्यान से देखिए, ये एक सर्टेन हाइट पर बसाया गया है, ठीक है, और यहां पे नीचे आपको लोअर लेवल पर आपको मेन सिटी देखने के लिए मिलती है। तो ये जो ग्वालियर का फोर्ट है, जो बाकी जितनी भी रिहाइश का इलाका है, जो बाकी जितना भी रेस्ट ऑफ द सिटी है, उसके कंपैरिजन में एक सर्टेन हाइट पर बसाया गया है। अब वो हाइट आपको नेचुरली मिल गई कि कोई पहाड़ वगैरह था और उसके ऊपर आपने उसको बना दिया, या फिर वो हाइट आपने क्रिएट करी है प्लेटफॉर्म्स वगैरह बना के, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर अगर आपने कुछ इस तरीके के किले या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं जो मेन जो सिटी है या फिर जो रेस्ट ऑफ द सिटी है उसके कंपैरिजन में ज्यादा हाइट पर है और ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स अगर उसमें आपको देखने के लिए मिलती हैं तो उसको बोला जाता है सीटाडेल। बढ़िया अच्छा एग्जांपल अगर हम मॉडर्न डे आर्किटेक्चर से उठाएं तो वो ग्वालियर का फोर्ट है। ग्वालियर का फोर्ट एक सर्टेन हाइट पे बसा हुआ है और उसी को अगर आप कंपेयर करो जो सिटी वगैरह जो है वो एक सर्टेन लोअर लेवल पर आपको देखने को मिलती है। अब पूरे लोअर सिटी में आपको कहीं पे भी एक ऐसी बिल्डिंग नहीं देखने को मिलेगी जो ग्वालियर फोर्ट की जितनी बड़ी हो या इतने बड़े लेवल पर जो है इसको प्लान करके बसाया गया हो। तो हम लोग ग्वालियर का जो फोर्ट है इसको क्या बोल सकते हैं, इसको सीटाडेल बोल सकते हैं। अब हम लोग वापस लौटते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। इसमें यह कहा गया है कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन ईच हैड इट्स ओन सीटाडेल बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म ऑफ मड ब्रिक्स। यानी कि आप इन तीन शहरों में जब देखते हैं, हड़प्पा का जो अपना शहर है उसमें भी देख लीजिए, मोहनजोदाड़ो में और कालीबंगन में, तीन जगहों पर आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है कि जो बाकी सारा शहर है उसके कंपैरिजन में एक बड़ा स्ट्रक्चर एक सर्टेन हाइट पर बसाया गया है। और वो हाइट भी जो है पहले आपने खुद क्रिएट करी है, आपने ईंटें वगैरह लगा के एक सर्टेन प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया और उस सर्टेन प्लेटफॉर्म की एक हाइट क्रिएट करी और उसके बाद में उसके ऊपर आपने एक बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो दो चीजें कर रहा है। पहला तो जो बचा हुआ शहर है उसके कंपैरिजन में एक सर्टेन हाइट पर है, दूसरा यह कि बचे हुए शहर में कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो उतनी ज्यादा बड़ी हो, उतनी ज्यादा एस्टोनिशिंग हो जितना ज्यादा वो सीटाडेल आपको देखने के लिए मिलता है। ये एक चीज जो है ये आपको देखने के लिए हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन में मिलती है। अब हम लोग इसकी फोटोग्राफ देखेंगे और इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ग्वालियर का फोर्ट जिसकी हमने बात की थी और ये है आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो शहर है वहां पे मिले हुए सीटाडेल। ये आपका लोअर सिटी है, इसके कंपैरिजन में एक सर्टेन आपने हाइट क्रिएट करी है, मड वगैरह के ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म्स वगैरह बना के आपने पहले ईंटें वगैरह लगाई, वहां पे मिट्टी से बनी हुई ईंटों का एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके मदद से एक सर्टेन हाइट आपने क्रिएट करी बचे हुए शहर के कंपैरिजन में, और उसके ऊपर फिर आपने एक बड़े सीटाडेल को या फिर एक बड़े किले नुमा स्ट्रक्चर को बना के तैयार किया जो दो चीजें कर रहा है। एक तो लोअर सिटी के कंपैरिजन में सर्टेन हाइट पर है और लोअर सिटी में जितनी भी आपको जो भी बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलती हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा और ज्यादा मैसिव है। और इसके रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स हम लोग देखते हैं। ये आपकी लोअर सिटी वगैरह की फोटोग्राफ्स हैं, इनके बारे में भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। मगर लोअर सिटी में भी देखिए आपको ईंटें वगैरह देखने के लिए, ईंटों का काम अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। इन ईंटों को एक दूसरे के साथ में इस तरीके से रखा गया है कि वो एक दूसरे को लॉक करती हैं, इसको इंटरलॉकिंग पैटर्न बोला जाता है। इस तरीके से एक बड़ा प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया गया और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर सीटाडेल जो है उसको बनाया गया है। और सीटाडेल वगैरह जब ये रहा होगा, जब ये अपने पूरे शबाब पर रहा होगा, जब ये पूरी तरीके से बना रहा होगा, तब शायद एक गजब का स्ट्रक्चर रहा होगा देखने में। मगर आज की तारीख में जो इसके रिमेन्स वगैरह बचे हैं उससे भी समझ में आता है मेन सिटी से सर्टेन हाइट और सर्टेन हाइट पे बसा हुआ ये आपका सीटाडेल के रिमेन्स वगैरह एक बात बताते हैं कि ये बिल्डिंग थी बड़ी शानदार, जब भी बनी होगी, जब भी रही होगी, मगर ये बिल्डिंग थी बहुत शानदार। और सल्यूट है उन हाथों को जिन्होंने इसको बनाया है। 4500 साल पहले इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपके क्रिएट कर दिए। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन में क्या खास बात आपको देखने को मिलती है। तीनों शहरों में आपको एक सीटाडेल देखने के लिए मिलता है। सीटाडेल क्या होता है वो हमने देख लिया और अच्छे खासे हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है सीटाडेल, बाकी शहर से अलग है और ये स्टार्क डिफरेंस आपको यहां पर समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है बिलो सीटाडेल इन ईस्ट सिटी ले अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस, दे वेर इनहैबिटेटेड बाय द कॉमन पीपल। अब सीटाडेल के नीचे की तरफ में जो आपका मेन सिटी आप देखोगे जिसको लोअर टाउन भी बोला गया है, वहां पर आपको न्यूमरस एक जैसे बहुत सारे हाउसेस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, जिससे साफ अंदाजा लगता है कि ये जो जगह थी यहां पर आपके जो कॉमन लोग थे वो रहा करते थे।
एंड ये सारे का सारा जो शहर है, यहाँ पे जितने भी आपके मकान वगैरह देखने को मिलते हैं, ये सबके सब ईंटों के बनाए गए मकान थे। ब्रिक हाउसेस वगैरह बनाने की टेक्निक मतलब हड़प्पन्स को तब तक समझ में आ गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है, इस वक्त की अगर आप दूसरी सिविलाइजेशंस वगैरह की बात करो तो या तो उनको ईंटों का इस्तेमाल अभी तक समझ में नहीं आया था, अगर ईंटों का इस्तेमाल थोड़ा बहुत समझ में आ भी रहा था तो अभी तक वो पकी हुई ईंटें जिनको आग में पका के मजबूत किया जाता है उस तरीके की ईंटों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और स्टैंडर्ड साइज जो था ब्रिक्स का, उसका इस्तेमाल कर आप अच्छे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये बाकी सिविलाइजेशंस तब तक उतना अच्छे से नहीं समझी थी। और उस वक्त हमारे पुरखे क्या कर रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इस तरीके के शानदार मकान जो हैं, इस तरीके के शानदार सिटाडेल्स हो गए और इस तरीके के लोअर टाउन्स बसा रहे हैं। और लोअर टाउन्स में जो मकान है वो आपको इस तरीके की देखिए इस तरीके का आर्किटेक्चर देखने के लिए मिल रहा है। एक स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि एक ही जैसी साइज की ब्रिक्स वगैरह बनाई जा रही हैं। और हड़प्पन जानते हैं इस बात को, वो समझ चुके हैं कि इनको जब हम लोग एक सर्टेन तरीके के पैटर्न में जमाते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं, तो एक मजबूत स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है जिसकी मदद से मकान वगैरह बनाए जा सकते हैं। और उसके जो आज की तारीख में रिमेन्स वगैरह बचे हैं, ये एस्टॉनिशिंग है। इनसे एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हड़प्पन्स वगैरह का आर्किटेक्चर बाकी जितनी सभ्यताएं उस वक्त की हमको पता है मानव इतिहास की, उन सबसे बहुत आगे था। मीलों आगे ये लोग चल रहे थे। मतलब ये वैसी बात है जैसे आज अमेरिका टेक्नोलॉजी वगैरह के मामले में बाकी सबसे बहुत आगे निकल चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, यूनाइटेड स्टेट्स लीड करता है। लगभग उसी तरीके की कहानी अगर उस वक्त की सिविलाइजेशंस की बाकी बची हुई सिविलाइजेशन के साथ हम लोग कंपेयर करें, यहां पर हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में इनके जो खंडर हैं उससे भी समझ में आती है। तो जब ये एक्चुअल में रहे होंगे तब क्या स्ट्रक्चर रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। ये आज की तारीख में इस तरीके की कहानी है। जब ये फोर्ट वेल मेंटेन्ड है, ग्वालियर का फोर्ट जब एकदम वेल मेंटेन्ड है और तब इतना एस्टॉनिशिंग और शानदार आपको दिख रहा है। और मेन सिटी, इसी को कंपेयर करिए 4,500 साल पहले बनाए गए इस अजूबे के साथ में, जो इतनी बुरी स्थिति में होने के बाद भी ये बात इंडिकेट कर रहा है कि जब ये अपने शबाब पर था, जब ये अपने मैक्सिमम पर था, तब ये शहर क्या शानदार शहर रहा होगा उस जमाने के हिसाब से। अगर आप कंपेयर करें उस जमाने 4,500 साल पहले की अगर आप बात करें तो उस वक्त के हिसाब से ये क्या शहर रहा होगा। और मैं इस बात को सोच सोच के आश्चर्यचकित होता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हड़प्पन नहीं रहा हो, जो इन शहरों में नहीं रहता था, बाहर से आके जब वो देखता होगा और जब वो देखता होगा कि किस तरीके का एस्टॉनिशिंग कल्चर और सिविलाइजेशन यहां पे डेवलप हो रही है, वो किस तरीके से बिहेव करता होगा, किस तरीके से वो रिएक्ट करता होगा। चले आगे बात को बढ़ाते हैं। फोर्थ पॉइंट में वही बात आ जाती है जिसको अभी हम लोगों ने फोटोग्राफ में देखा। लार्ज स्केल यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन and absence of stone buildings are an important characteristic of हड़प्पन कल्चर। याद रखिएगा इस बात को, हड़प्पन कल्चर की बिल्डिंग्स वगैरह में सबसे खास बात क्या देखने को मिलती है, ईंटों का इस्तेमाल किया गया। और ईंटों का ये मतलब नहीं कि आपने मिट्टी निकाली और मिट्टी की मदद से कुछ भी बना दिया ईंटों के नाम पे और उनको जोड़ दिया, ना, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या है, मिट्टी निकाली गई है, सामने वाले को पता है कि ईंटें कैसे बनाई जाती हैं, मिट्टी वगैरह निकाल कर एक स्टैंडर्ड साइज डिसाइडेड है पहले से। उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे जब एनसीईआरटी में वेरियस एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स जो बोला गया है, तो ब्रिक्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे, तब इसको ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। मगर फिलहाल सिर्फ इतना अपने को समझना है कि जो भी सामने वाले ने ईंटों का निर्माण किया है, जिसकी मदद से ये शानदार स्ट्रक्चर्स बने हैं, वो ईंटें जिस किसी ने भी बनाई हैं, जिसकी मदद से ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बने हैं, उनकी खासियत क्या थी, वो सबके सब बर्न्ड ब्रिक्स थी। बर्न्ड ब्रिक्स का मतलब सबसे पहले किसी ने कुछ मिट्टी निकाली, उस मिट्टी की मदद से एक स्टैंडर्ड साइज पहले से फिक्स्ड है, उसके हिसाब से आपने ईंटें या फिर ब्रिक्स वगैरह बनाई, उनको भट्टी में पकाया। और ऐसा भी नहीं कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी लेवल तक आप पका रहे हो, एक सर्टेन टेम्परेचर पर भट्टी को रखकर मेंटेन कर वहां पर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक उन ईंटों को पकाया। और वो जब पक गई उसके बाद में फिर उनको इस्तेमाल किया गया है कंस्ट्रक्शन में। और इस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि आज भी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो हमको उस वक्त की ग्लोरी वगैरह बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, हड़प्पन सिविलाइजेशन की आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, इन सबको भी अगर हम लोग ना काउंट करें थोड़ी देर के लिए, तो सबसे खास बात जो हड़प्पन को बाकी सबसे अलग खड़ा करता है वो क्या है, ये अपने स्ट्रक्चर्स ईंटों की मदद से बना रहे थे। और ऐसी वैसी ईंटें नहीं, बाकायदा बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल हर जगह आपको देखने के लिए मिलता है। पत्थरों को काट कर बिल्डिंगें नहीं बनाई गई हैं, और बिल्डिंगें बनाने में पत्थरों का कोई खास इस्तेमाल जनरली किया नहीं गया। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर जगह एब्सेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एस्टॉनिशिंग और बहुत डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस को बाकी सिविलाइजेशंस के कंपैरिजन में अलग खड़ा करता है। चलें अब हम लोग इसके और फर्दर जो एस्पेक्ट्स हैं टाउन प्लानिंग के वो देखते हैं। नेक्स्ट जो टाउन प्लानिंग का अगला फीचर निकल कर आता है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक बहुत एस्टॉनिशिंग डिस्कवरी के तौर पर लिया जाता है, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम।
अनदर रिमार्केबल फीचर वाज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। आपको एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए मिलता है, कनेक्टिंग ऑल हाउसेस टू स्ट्रीट ड्रेन्स विच वेर कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स एंड ब्रिक्स। पहले हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह देखकर इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से समझते हैं, फिर इन लाइंस के बारे में बातचीत करेंगे। ये फोटोग्राफ देखिए, ये हड़प्पा का वो शहर है जहां पे कई हजार साल पहले लोग रहा करते थे। यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो है ये आपके ड्रेन्स हैं, ठीक है। ये ड्रेन्स आपके जो मेन ड्रेन्स हैं जो सड़कों के किनारे आपके बह रहे हैं, ये आपकी स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट्स के किनारों पे आपके दोनों तरफ जो है ड्रेन्स वगैरह बनाए गए हैं। ड्रेन्स यानी कि नालियां वगैरह, जिसमें से आपका सारा जो जल वगैरह है, जो वेस्ट आपका जो जल है घर में इस्तेमाल हो चुका है, उसकी निकासी वगैरह की जाती है, उसे बाहर निकाला जाता है। तो ये आपकी मेन स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट के दोनों तरफ आपके ड्रेन्स बने हुए हैं। और मजे की बात निकल कर आती है कि ये सारे के सारे जो ड्रेन्स हैं वो आपके जितने भी घर वगैरह हैं उनके साथ में कनेक्टेड है। और वो जो घरों का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो भी आपका पानी वगैरह निकल कर आता है, वो सारा का सारा पानी जो है इन ड्रेन्स में आता है और इन ड्रेन्स की मदद से फिर उसको शहर से बाहर लेकर जाया जाता है। अब ये जो एक चीज है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा अलग खड़ा करती है, क्योंकि कोई दूसरी सिविलाइजेशन ऐसी नहीं है जिसने इतना पहले सफाई और सैनिटेशन के ऊपर इतना ध्यान दिया हो। एंड इसी को हम लोग दूसरी फोटोग्राफ्स में भी देखकर समझ सकते हैं। ये आपका ड्रेन जा रहा है और ये यहां पर जो है कोई घर है, उसका ड्रेन जो है कनेक्ट किया गया है। ध्यान से देखिए, ये आपका मेन ड्रेन जा रहा है आगे की तरफ, और ये कोई घर है, उस घर का जो सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहीं एक जगह इकट्ठा हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर एक आपको संप देखने को मिल रहा है, एक संप पिट देखने को मिल रही है, उसी तरह से एक संप पिट यहाँ पर है। सारा का सारा पहले वेस्ट पानी या जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ आते हैं और उसके बाद में यहाँ से फ्लो कर फिर वो जो आपका मेन ड्रेनेज सिस्टम है उसके साथ में जाके जुड़ जाते हैं। और यहाँ से फिर ये ड्रेनेज सिस्टम सारी की सारी जो भी गंदगी है और जो भी वेस्ट वाटर है उसको यहाँ से लेकर बाहर, जहाँ पे भी ये लोग उसको फ्लश डाउन करते थे, वहां तक लेकर जाता है। अब और भी कुछ इसकी फोटोग्राफ हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये आपका कोई घर है, घर का मेन जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है या जो भी पानी वगैरह है वो यहां से आगे जा रहा है, और ये आपका मेन ड्रेन उसके साथ में जाके जुड़ गया। उसके बाद में सड़क और उसके उस तरफ भी इसी तरीके का एक और ड्रेन है। अब ये जो है, ये जो आपका मेन ड्रेन जा रहा है, ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को, सारा का सारा जो भी आपका वेस्ट वाटर है उसको लेकर आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है, फिर यहाँ पे वही बात निकल कर आती है कि किसी ने एकदम से हवा में इस चीज को नहीं बनाया, किसी ने पहले सोचा था कि जब हम लोग घर बनाएंगे तो घर में लोग रहेंगे, तो फिर वो ये सारी चीजों में जो है आपका पानी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह काफी सारे डेवलप होंगे, इनको बाहर नहीं निकाला गया तो इश्यूज होंगे, या तो बीमारियां होंगी या फिर जो लोग हैं कंफर्टेबली रह नहीं पाएंगे। तो जब तक ये सारी चीजों की निकासी की, इसको फ्लश आउट करने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक अच्छा शहर नहीं बनाया जा सकता। किसी ने पहले इस बात को सोचा है और बहुत अच्छे से सोचा है, ढंग से समझा है, उसके बाद में फिर उसने ये प्लान किया है कि इस तरीके से ड्रेन्स वगैरह बनाए जाएं। मेन ड्रेन जो सारे शहर की गंदगी को लेकर कहीं बाहर जाएंगे, और उसके साथ में जुड़े हुए आपके सब ड्रेन्स जो हर एक घर को, हर एक जो भी आपका रिहाइश है जहां पे लोग रह रहे हैं, उन सबको आपके मेन ड्रेन के साथ में जोड़ेंगे। जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी आपका वेस्ट वाटर है, वो यहां से जाएगा, मेन ड्रेन के साथ में जुड़ेगा, और मेन ड्रेन फिर उसको शहर से बाहर लेकर जाएगा। ये चीज हवा में नहीं बनाई गई कि लोगों ने रहना शुरू किया और एक दिन उनको विचार आया और वो बना लिया। ये पहले से डिसाइड किया गया और ये पहले बनाया गया, उसके बाद जो है फिर आपका बाकी फर्दर शहर बनाया गया। इनफैक्ट ये जो कंक्लूजन है कि ये पूरे के पूरे शहर प्लान किए गए और उसके बाद बसाए गए थे, इसको सपोर्ट करने के दो बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस निकल कर आते हैं। पहला तो आपका ग्रिड सिस्टम या ग्रिड पैटर्न, जिसमें आपको दिख रहा है कि सड़कें जो हैं किसी ने बकायदा प्लान करी है कि एक दूसरे से 90 के एंगल पे कट करें, ताकि रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स वगैरह में पूरा शहर डिवाइड हो और उसका मेंटेनेंस आसान हो। एक तो ये चीज, और दूसरा जो पूरा का पूरा आपका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हुआ है, आपने इसको देखकर जो है ये एक बड़ा सॉलिड एविडेंस है जिसके बेसिस पर आप ये कहते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ये शहर प्लान करके बसाया गया था। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान कहीं पे भी अपने इधर उधर मकान बना रहा है और उस सबके बीच में से आपने इतना यूनिफॉर्म और इतना बढ़िया अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बना दिया। पहले आपने ये डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे मकान बनाएंगे, यहां से मेन स्ट्रीट जाएगी, अकॉर्डिंगली फिर आपने ड्रेनेज सिस्टम प्लान किया, ड्रेनेज सिस्टम पहले बनाया गया, सड़कें पहले बनाई गई और उसके बाद में मकान बना के उनको फिर उसके साथ में जोड़ा गया। इसके बेसिस पर हम लोग इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि ये जो सारी सिटीज थी वो प्लान
थी। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है ना सिर्फ अपने आप में एक एस्टोनिशिंग फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो ये बताता है कि ये लोग सैनिटेशन को लेके कितना ज्यादा जागरूक थे। हम लोग स्वच्छ भारत अभियान आज 2015 में मोदी जी ने शुरू किया था, ओपन डेफिकेशन से लड़ने के लिए हम लोग अभी तक जो है लगे हुए हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री की तरफ हम लोग बढ़े हैं, उसमें भी हमें काफी ज्यादा एफर्ट करना पड़े। 5000 4000 साल पहले हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पूर्वज थे, जो यहां पर रहा करते थे इस देश में, वो सैनिटेशन को लेके इतना ज्यादा जागरूक हैं कि बकायदा शहर के शहर बसाने के पहले आपकी सैनिटेशन की व्यवस्था जो कैसी रहेगी, पानी और जल निकासी का क्या इंतजाम रहेगा, उसके बारे में वो प्लान कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, और उसके बाद में मकान वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और इससे रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स हम लोग देखते हैं। तो ये एक मेन आपका मेन ड्रेन है, ये उसके बाद सड़क है, उसके उस तरफ भी इस तरह का मेन ड्रेन रहा होगा, और ये सब ड्रेन है जो किसी जगह के वेस्ट प्रोडक्ट को ले जाकर इसमें गिराएगा ताकि उसको फिर आगे बढ़ाया जा सके। और देखते हैं, ये देखिए, अब इनको ये भी समझ में आ गया था या फिर इनको ये भी पता था कि ड्रेन को ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। जो भी पानी वगैरह जा रहा है उसमें गंदगी भी है, उसमें बदबू भी है, काफी सारी चीजें हैं। तो एक तो यहाँ पे फिर कीड़े मकोड़े का खतरा हो सकता है जो फैलेंगे और उसके कारण फिर लोग बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप इस तरीके से इनको खुला छोड़ देंगे तो इसकी स्मेल वगैरह के कारण जो है रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका भी इंतजाम किया गया है कि इसको अच्छे से कवर अप किया गया है। ये दोनों तरफ से उन्होंने ईंटें वगैरह लगा के इसको कवर अप किया। बीच बीच में इसमें मैन होल्स वगैरह भी बनाए गए हैं ताकि किसी को अगर साफ करने के लिए ड्रेनेज के अंदर उतरना पड़े तो आसानी से उसमें उतरा जा सके, उसको कोई खास समस्या ना आए। इस चीज का भी जो है इंतजाम किया गया है। तो ड्रेनेज की जो ये फोटोग्राफ्स हैं, ये आपका मेन स्ट्रीट जा रही है, उसके दोनों तरफ ये ड्रेन्स हैं, और हर एक घर जो है उसके इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम को फिर जो है इनसे आके जोड़ा गया है। हर एक घर को अपना एक इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है ताकि वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह या जो भी आपका वेस्ट वाटर है उसके थ्रू निकाल सके और उसको फिर आपके मेन ड्रेन में गिरा सके और मेन ड्रेन फिर उसको आगे लेकर जा सके। सारी की सारी प्लानिंग यहां पर देखने के लिए मिलती है। इसी को सपोर्ट करते हुए ये जो है अलग अलग जो ड्रेनेज सिस्टम का रिमेनिंग बचा हुआ है वो सारा हिस्सा आपको देखने को मिलता है। दो फोटोग्राफ्स ये हो गए। ये फोटोग्राफ में आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आता है और साफ दिखता है कि इसको प्लान किया गया है। पहले किसी ने बकायदा ये डिसाइड किया है कि ये आपकी मेन सड़क होगी, साइड से आपका ड्रेन जाएगा और आपके जो सब ड्रेन्स हैं जो घरों का सामान या जो भी गंदगी वगैरह लेकर इसमें आएंगे वो इस तरह से जुड़ेंगे। पहले ये बनाया गया। इससे एक चीज और हो गई कि जो आपका पूरा जमीन थी वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में कट गई, डिवाइड हो गई और उसके बाद में फिर इसके ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई हैं। ये चीज यहां से साफ समझ में आती है। तो जो दो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पर हम लोग ये कहते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में टाउन प्लानिंग जानते थे और सोच समझ के मकान बना रहे थे, उसके सपोर्ट में ये एक बहुत तगड़ा और बहुत सॉलिड एविडेंस हमारे पास में है। इसको ही अब जो है हम लोग अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि अनदर रिमार्केबल फीचर वॉज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। कैसा होता है मैंने आपको भी दिखाया। कनेक्टिंग ऑल हाउसेज टू स्ट्रीट ड्रेन्स, वो भी हम लोगों ने देखा कि सारे हाउसेज वगैरह से कैसे ड्रेन्स आ रहे हैं और जो आपका मेन स्ट्रीट ड्रेन है उसके साथ में कनेक्ट हुए हैं। विच वेर कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स एंड ब्रिक्स, वो भी हम लोगों ने देखा कि जो मेन आपके जो ड्रेन्स वगैरह हैं स्टोन स्लैब्स और ब्रिक्स वगैरह से कवर किए गए हैं। तो इस तरीके से जो है ड्रेनेज सिस्टम भी एक बहुत शानदार और एक बहुत एस्टोनिशिंग फीचर जो है इस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन का निकल कर आता है। अभी तक जो टाउन प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, उसमें हम लोगों ने जनरल फीचर्स देखे हैं या फिर इस तरीके के फीचर्स देखे हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के हर शहर में ऑलमोस्ट कॉमन थे। चाहे आप ग्रिड पैटर्न के ऊपर बनाई गई सड़कों की बात कर लें और उसके बेसिस पर जो टाउन प्लानिंग है वो देख लें, चाहे आप अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देख लें, ये वो सिस्टम्स हैं या ये वो चीज़ें हैं जो आपको लगभग हर शहर में देखने के लिए मिलती हैं या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लगभग हर जगह कॉमन है। अब हम लोग कुछ उन बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में स्पेशल हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सिर्फ एक या दो जगह आपको देखने के लिए मिलती हैं और उस तरीके का स्ट्रक्चर ना आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं और देखने के लिए मिलता है और ना किसी और सिविलाइजेशन में इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है जिससे आप उसे कंपेयर कर सको। इस तरीके के स्पेशल स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आता है मोहेंजोदाड़ो का ग्रेट बाथ। अब मोहेंजोदाड़ो का ग्रेट बाथ क्या है, उसके क्या स्पेशल फीचर्स हैं, क्यों वो इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसको अलग से पढ़ रहे हैं, उस सब के बारे में हम लोग अपना डिस्कशन। चलिए अब मोहेंजोदाड़ो के ग्रेट बाथ के बारे में बातचीत को बढ़ाते हैं। तो मोहेंजोदाड़ो का ग्रेट बाथ क्या है, पहले हम लोग उसकी फोटोग्राफ्स देखेंगे कैसा दिखता है, उसके बाद में फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इसको बोला जाता है मोहेंजोदाड़ो का ग्रेट बाथ। ध्यान से देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसे कहा जाता है मोहेंजोदाड़ो का ग्रेट बाथ। इसकी कुछ और फोटोग्राफ भी हम लोग देखते हैं।
ये ज़्यादा डिटेल्स में इसके कंस्ट्रक्शन फीचर्स को शो कर रहा है। इसका जो आपका फ्लोर है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके आसपास की दीवारें, नीचे की तरफ में जो इसकी सीढ़ियाँ जा रही हैं जो आपको इसके एकदम बॉटम तक ले जाएंगी, वो आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रही हैं। इसके आसपास का जो कंस्ट्रक्शन फीचर्स हैं उनको भी देखिए। ये जो है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ है। एक और फोटोग्राफ देखिए। अब सिर्फ कंपैरिजन के लिए कि जब ये यूज में था तब ये कैसा दिखता रहा होगा, मैंने एक फोटोग्राफ ली है सिर्फ कंपैरिजन के लिए। एक मूवी का सीन है, उसकी एक फोटोग्राफ मैंने लगाई है यहाँ पे। जब ये यूज होता रहा होगा तब ये कुछ इस तरीके का रहा होगा, और आज की तारीख में इसकी कुछ स्थिति जो है इस तरीके की हमको देखने को नजर आती है। कंपैरिजन देखिए इसमें। नेक्स्ट फोटोग्राफ जो है, इसका थोड़ा सा ऊपर से इसकी फोटोग्राफ खींची गई है ताकि इसके आसपास के भी जो फीचर्स हैं उनको भी इसमें कवर किया जा सके। तो ये ग्रेट बाथ, उसके आसपास का जो आपकी पेरीफेरी है उसके भी फीचर्स वगैरह इसमें कवर हो जा रहे हैं। ध्यान से देखिए ऐसा। ये फोटोग्राफ इस तरीके समझ में आता है कि आपका जो सीटाडेल है ये उसके पीछे की तरफ में बनाया गया था। ये जो ग्रेट बाथ है ये सीटाडेल के पीछे की तरफ में बनाया गया है। देखिए, तो इन सारी फोटोग्राफ्स वगैरह को देखकर हमको एक बात समझ में आती है कि ग्रेट बाथ जो है कुछ इस तरीके का दिखता था, और ये इसके कुछ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हैं अगर आप इसको ध्यान से देखो। अब इसकी तले पे आप जरा ध्यान दीजिए। ये जो इसका तला वगैरह है ये पूरा का पूरा बर्न ब्रिक्स से बनाया गया है। बर्न ब्रिक्स आपकी नॉर्मल ब्रिक्स से ज़्यादा पकाई जाती थी, और ताकि वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट हो जाएं। उनका इस्तेमाल कर इसका जो पूरा का पूरा फ्लोर है वो बनाया गया है। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये पूरा का पूरा फ्लोर जो है वो वाटर टाइट हो गया है। पानी इसमें से रिस कर नीचे की तरफ नहीं जा सकता, इसकी इंतज़ाम या इसकी व्यवस्था जो है की गई है। यही चीज़ इसके साइड में जो वॉल्स वगैरह हैं, चाहे आप यहाँ पर देख लें, चाहे आप यहाँ पर देख लें, चाहे इन सीढ़ियों में देख लें, चाहे आप यहाँ पर देख लें, यही फीचर आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है कि बर्न ब्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल कर पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है अंदर का इसको वाटरप्रूफ बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें जो वाटर लाने और निकालने की जो व्यवस्था थी ये भी बड़ी शानदार है। ये जो आपका पूरा का पूरा ग्रेट बाथ बनाया गया है, इसी की विसिनिटी में एक छोटा सा टैंक और बनाया गया है, और उसके पास में आपको एक बहुत बड़ा सा कुआं देखने के लिए मिलता है, जो इस फोटोग्राफ में ऑब्वियस सी बात है विजिबल नहीं है। उस कुएं में से पानी जो है उस बड़े से टैंक में डाला जाता है, निकालकर, या जो भी उनकी व्यवस्था रही होगी, कुछ लोगों को लगा के वो निकालते होंगे या कोई भी उनका मैकेनिज्म रहा होगा। उस कुएं में से पानी निकाल के उन्होंने इस टैंक में भरा है, और वो टैंक जो है आपका ग्रेट बाथ के साथ में कनेक्टेड है। अब उस टैंक की मदद से पानी जो है फिर आप ग्रेट बाथ में लेकर आते हैं। हालांकि ये फोटो में उतना अच्छे से विजिबल नहीं है, मगर यहां पर एक छोटा सा जो है जल निकासी का स्रोत यहां पे बनाया गया है। जल निकासी के लिए एक छोटा सा जो छिद्र है या छोटा सा जो छेद है यहां पर बनाया गया है। इसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। यहां पे जब इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा तब इसको किसी चीज से, किसी ईंट वगैरह से बंद कर दिया जाता होगा ताकि ये एकदम वाटरप्रूफ हो जाए, पानी यहां से ना निकले। और जब ये सारा इसका जो इस्तेमाल है, जिस भी काम के लिए इसका इस्तेमाल होता था इस ग्रेट बाथ का, जब ये हो जाता होगा तब यहां से ईंट हटा दी जाती होगी, या जो भी उनका रोकने का मैकेनिज्म था उसको हटा दिया जाता होगा, और यहां से वाटर जो है फिर एक ड्रेन के थ्रू होता हुआ निकल जाता है। अब इसके आसपास का जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिलते हैं, इसके आसपास की जो फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, और इनको स्टडी किया गया तो हमको यहां पे पता चलता है कि यहां 8 बाथरूम्स हैं। ये जो ग्रेट बाथ है इसके पास में ही, इसकी क्लोज विसिनिटी में आपको 8 बाथरूम्स देखने के लिए मिलते हैं। उनको भी ड्रेन से कनेक्ट किया गया है, और वहां लोगों का मानना यह है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका मानना यह है कि ग्रेट बाथ में जो भी बाथिंग वगैरह होती थी उसके बाद में कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए उन बाथरूम्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये ग्रेट बाथ इतना खास क्यों है? ग्रेट बाथ इसलिए इतना खास हो जाता है कि पहली बात तो यह कि इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको फिर कहीं पर देखने के लिए मिलता नहीं है। मोहनजोदाड़ो में भी इस तरीके की जो बिल्डिंग है या फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर कहीं और देखने के लिए नहीं मिलता। लोअर सिटी में कहीं देखने के लिए नहीं मिलता, या फिर अगर आप सीटाडेल में ही बात कर लें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर सीटाडेल में भी कहीं और नहीं है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको किसी दूसरी हड़प्पन सिटी में भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसलिए ये इसको अपने आप में खास बनाता है कि ये अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो आपको सिर्फ मोहनजोदाड़ो में देखने के लिए मिलता है। अब आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह का मानना यह है कि क्योंकि इसको सीटाडेल में बनाया गया है, सीटाडेल का मतलब जो इलाका थोड़ा सा सर्टेन हाइट पर बनाया गया था जहां पर आपको ज्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है लोअर सिटी के कंपैरिजन में, तो आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि यहां पर जो रूलिंग क्लास या राजा या जो भी व्यक्ति जो इंपॉर्टेंट किस्म का इंसान था या ग्रुप ऑफ पीपल थे जो इस सिटी को रूल करते थे, वो लोग शायद यहां पर रहा करते होंगे, और उनके लिए, उनके यूज के लिए ग्रेट बाथ बनाया गया था। और इसका भी इस्तेमाल
इस्तेमाल शायद किसी तरीके की कोई रिचुअल बाथिंग के लिए किया जाता होगा, यानी कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि अब कोई एक सर्टेन तरीके के उत्सव पड़ते हैं तो उस पर गंगा में स्नान करना शुभ माना जाता है, या कुंभ में जब भी लगता है तो उसमें कुछ शाही स्नान वगैरह होते हैं, इसको कहा जाता है रिचुअल बाथिंग। कि किसी खास वक्त में, किसी खास मुहूर्त में अगर आप कोई स्नान कर रहे हो उसको रिचुअल बाथिंग कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना भी यही है कि ये जो ग्रेट बाथ है इसका किसी रिचुअल बाथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, इसका रेगुलर इस्तेमाल नहीं होता रहा होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन फीचर्स हैं वो बड़े शानदार हैं। आपने बकायदा व्यवस्था देखिए, 5000 साल बाद भी आपको यहाँ पे उनका जो वाटर टाइट करने का जो स्ट्रक्चर है या वाटर टाइट करने की जो व्यवस्था है साफ बहुत मतलब आपको क्लियर कट समझ में आ रही है। इन लोगों ने क्या किया है, नॉर्मल ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया, जो नॉर्मल आपकी पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल कर बाकी जगहों पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था वैसा कुछ यहां पर नहीं किया गया। यहां पर और ज्यादा उन ब्रिक्स को पकाया गया, बर्न ब्रिक्स बनाया गया ताकि वो एकदम वाटर टाइट हो जाए, और उनकी मदद से ये पूरा का पूरा जो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है इसका नीचे का इलाका या फिर इसके जो साइड का इलाका है या फिर ये जो आप सीढ़ियां भी देख लें जिनकी मदद से नीचे की तरफ में उतर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा वाटर टाइट है। इसमें किसी भी तरीके से ये नहीं होगा कि पानी अगर आए तो फिर वो पानी इनसे रिस कर नीचे की तरफ में चला जाए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल कर आ रही है कि वो इंतजाम जिसके तहत यहां पे पानी आएगा और वो इंतजाम जिसके तहत यहां से पानी निकल जाएगा वो बहुत ज्यादा इलाबोरेट है, डिटेल्ड है, और वो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को खास बनाता है। तो ये जो है वो हमारा ग्रेट बात है, और अब हम लोग इसके कुछ फीचर्स के बारे में बातचीत अपनी स्लाइड्स में करेंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदाड़ो इज द ग्रेट बाथ। मोहनजोदाड़ो की अगर आप बात करें, उसमें भी अगर आप पब्लिक स्ट्रक्चर्स में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जिसको माना गया है वो क्या है, ग्रेट बाथ। इसका जो फ्लोर है वो बर्न ब्रिक से बनाया गया है, वो मैंने आपको भी दिखाया कि वो किस तरीके का दिख रहा है। उसके बाद में आप इसमें जाने के लिए इसमें दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई हैं, उसका भी मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। देखिए ऐसे एक तरफ से इसमें उतरने के लिए यहां से सीढ़ियां हैं और एक तरफ से यहां से उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, जो यहां पे इस तरफ से अपरेंट नहीं है मगर यहां से भी आपकी सीढ़ियां वगैरह बनाई गई हैं। तो दो तरफ से सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है उतरने के लिए। इसका ये एक इंडिकेशन और देता है कि शायद ये एक ही वक्त पर एक से ज्यादा लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। अगर हम लोग ये मान लें कि यहां पर एक राजा रहता था तो राजा और उसकी फैमिली को उतरने के लिए एक तरफ से बहुत था, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग इस्तेमाल करते होंगे, मगर क्योंकि दो तरफ से सीढ़ियां दी गई हैं ये एक इंडिकेशन है कि यहां पर काफी सारे लोग एक साथ जो है एक वक्त में स्नान करते रहे होंगे। और इसी के बेसिस पर आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस कंक्लूजन पर निकलते हैं, हिस्टोरियन से कंक्लूजन निकालते हैं कि हो ना हो ये 1, 2 या 3 लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया गया था, ये काफी सारे लोग इकट्ठे, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ यूज करते रहे होंगे और तभी जो है इसको ये कहा जाता है कि रिचुअल बाथिंग के लिए इस्तेमाल होगा। एक एविडेंस और इसके सपोर्ट में है कि आपको 8 बाथरूम बनाने की जरूरत नहीं है जहां पर जाके आप क्लोथ चेंज कर सकते हो, अगर 2-4 लोगों के लिए ही आपने इस्तेमाल में इसको लाना है। अगर आपका परिवार बड़ा है तो भी 8 बाथरूम अल्टीमेटली जरूरत नहीं पड़ती। 8 बाथरूम बनाए जा रहे हैं वो एक इंडिकेशन है कि यहां पर एक वक्त में बहुत सारे लोग जो हैं, या फिर आपका हो सकता है एक के बाद एक शिफ्ट में बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर शायद बाथिंग वगैरह करते थे और इसीलिए इसको कोई रिचुअल बाथिंग का स्पॉट माना जाता है। तो ये इसका एक एस्पेक्ट है कि दो तरफ से सीढ़ियां हैं और उसकी मदद से आप इसमें सरफेस तक पहुंच सकते हैं। पानी कैसे लाया जाता था, तो पानी लाने की व्यवस्था ये थी कि ये जो आपका ग्रेट बाथ है इसके साइड में एक छोटा सा टैंक बनाया गया था और उस टैंक के पास में आपको एक बड़ा सा कुआं मिला है, उस कुएं से फिर पानी निकाल के उस टैंक में डाला जाता था और टैंक को फिर अंडरग्राउंड ही आपने कनेक्ट कर रखा था ग्रेट बाथ से। एक तरफ से जैसे निकालने की व्यवस्था थी उसी तरीके से एक तरह से पानी लाने की व्यवस्था थी। उससे आपका ग्रेट बाथ भर जाया करता था, उसे बंद कर देते थे, यूज करने के बाद में दूसरी तरफ से आपने ड्रेनेज का जो पॉइंट था उसे खोल दिया और वहां से वो सारा का सारा पानी फिर निकलकर ड्रेन में चला जाता था और उसके तहत उसको आप बाहर निकाल देते थे। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं और ये एविडेंस जो भी आपको देखने को मिलते हैं, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स जो हैं, आसपास का जो स्ट्रक्चर्स हैं, 8 जो बाथरूम आपको मिले हैं, इस सब के बेसिस पर अल्टीमेटली ये निष्कर्ष निकाला गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि हो ना हो ये जगह किसी रिचुअल बाथिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। रेगुलर बाथिंग वगैरह के लिए जैसे स्विमिंग पूल्स वगैरह का यूज किया जाता है ये उसके लिए यूज नहीं हो सकता, ये किसी और काम के लिए, किसी स्पेशल बाथिंग के लिए या किसी रिचुअल बाथिंग के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये जो है वो आपके ग्रेट बाथ के फीचर्स हैं जो आपको मोहनजोदाड़ो में देखने के लिए मिलता है और वहां की सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग मानी जाती है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हमको डिस्कस करनी है वो है मोहनजोदाड़ो की ग्रेनरी। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि ग्रेनरी क्या होती है, जो मोहनजोदाड़ो की ग्रेनरी मिली वो कैसी दिखती है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोगों को इसको स्टडी करना पड़ रहा है। चले, तो पहली चीज ये कि ग्रेनरी होती क्या है।
जो इसमें लिखा हुआ है द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदाड़ो इज द ग्रीनरी, यानी कि मोहनजोदाड़ो में जितनी भी बिल्डिंग्स मिली हैं उसमें जो सबसे बड़ी बिल्डिंग हमको मिली है वो है ग्रीनरी। तो पहली चीज या पहला सवाल जो हम पूछेंगे वो यह है कि ग्रीनरी होती क्या है। ग्रीनरी का मतलब होता है भंडार गृह, यानी एक ऐसा कमरा या एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर आप अपना जो भी आप एग्रीकल्चर से जो भी आपको पैदावार मिलती है, अगर आप गेहूं उगा रहे हो, चावल उगा रहे हो, जौ उगा रहे हो या कोई भी चीज अगर आप उगा रहे हो तो उसको जहां पर आप स्टोर कर कर रखते हो उसको हम लोग ग्रीनरी बोलते हैं। जैसे आज के आपके मॉडर्न वेयर हाउसेज होते हैं जहां पे किसान अपनी उपज को स्टोर कर कर रखते हैं, उसी तरीके से उस जमाने में वो सारी जगह जहां पे आपका जितना भी अनाज का उत्पादन हो रहा है उसका जो भी भंडारण किया जा रहा है, जहां पर भी उसको रखा जा रहा है, स्टोर करके रखा जा रहा है, उसको ग्रीनरी बोला जाता है। तो मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग हमको मिली है वो वहां की ग्रीनरी है। कैसी दिखती है? कुछ ऐसी दिखती है। अब कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक फुल ग्रोन आदमी है, लगभग 5 साढ़े 5 फीट के आसपास उनकी हाइट होगी। ये एक यहाँ पे खड़े हैं और ये लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। इनकी हाइट का डायमेंशन देखिए और उसके कंपैरिजन में इस ग्रीनरी की हाइट देखिए। ये इस इंसान की हाइट है जो एक फुल ग्रोन इंसान है, और उसके कंपैरिजन में इस ग्रीनरी की हाइट देखिए कि कितना ज्यादा जो है हाइट है। और इसके ऊपर भी बिल्डिंग ये कितनी और ऊंची थी हमको इसका कोई अंदाजा नहीं है। जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि ये छोटा मोटा स्ट्रक्चर नहीं था। और किस चीज के लिए इस्तेमाल होता था? आपका जो अनाज है उसके भंडारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये एक बड़ा जबरदस्त इंडिकेशन है कि यहां पर एग्रीकल्चर भर भर कर किया जाता था, बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर एग्रीकल्चर होता था, बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर अनाज का उत्पादन हो रहा था। और इतना अनाज का उत्पादन हो रहा था कि आपको उसको स्टोर करने के लिए इतने बड़े बड़े जो है भंडार गृह या फिर इतनी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनाना पड़ रही है। इसलिए ग्रेनरी जो है मोहनजोदाड़ो की एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो जाती है। कि इससे आपको यह समझ में आता है कि उस जमाने में हड़प्पन वगैरह जो थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कितने बड़े पैमाने पर जो है कल्टीवेशन कर रहे थे, कितने बड़े पैमाने पर खेती कर रहे थे। इतना अगर अनाज हो रहा है कि उसको स्टोर करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना पड़ रही है, ये दो बातें बताती हैं। एक तो खेती बड़े पैमाने पर की जा रही थी, फ्लरिश हो रही थी। दूसरी बात जो निकल कर आती है वो यह है कि यहां पर खेती करने के लिए इनके पास में कुछ अच्छी व्यवस्था रही होगी। वजह यह है कि पूरा का पूरा ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देखते हो ये ऐसे इलाकों में नहीं बना जहां पे खूब बारिश होती हो या फिर खूब आपको पानी वगैरह जो है अवेलेबल हो फ्रीली। ये सेमी एरिड इलाकों में बना गया में आपकी पूरी सिविलाइजेशन आपको मिली है। मतलब ये कि यहां पर पानी जो है वो मानसून के तहत आता था और उसके बाद में पानी की थोड़ी सी किल्लत रहती थी। ऐसी परिस्थितियों में अगर आप इतना अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, अगर आप इतना ज्यादा अनाज उत्पादन कर पा रहे हैं कि उसको उसके भंडारण के लिए, उसके स्टोरेज के लिए इतने बड़े बड़े मैसिव स्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी थी। आप जानते थे कि वहां पर किस इफेक्टिव तरीके से खेती की जाए कि ज्यादा से ज्यादा अनाज आपको ऐसे इलाके में मिल सके जहां पानी की किल्लत है। तो इसलिए जो है ग्रीनरी की स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोहनजोदाड़ो की ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ग्रेट बाथ को इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग माना गया है क्योंकि उसमें आर्किटेक्चर फीचर जो है वो बड़े शानदार है। जिन बातों को ध्यान रख के बनाया गया है कि बर्न ब्रिक्स लगाई गई हैं वाटर प्रूफ करने के लिए, जल आने की जो व्यवस्था है, जल निकासी की जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा प्लान्ड है। इन सारी चीजों को देखकर और ये एक बात क्लियर समझ में आती है कि इस्तेमाल उसका वहां के जो इंपॉर्टेंट लोग थे उन्हीं के द्वारा किया जाता रहा होगा, इसलिए और पब्लिक में या फिर कॉमन तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, इसलिए उसको सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर माना गया है। मगर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो मिला है वो कौन सा है? ग्रीनरी का, जिसका साइज आपको यहां से देखकर समझ में आ रहा है। एक और फोटोग्राफ मैं आपको इसकी दिखाता हूं। देखिए यहां ये आपकी वो सीढ़ियां हैं जिसकी मदद से आप ग्रेनरी में नीचे की तरफ उतर रहे हैं, और ये बाकी जो भी ग्रेनरी का आपका बचा हुआ हिस्सा बचा है वो उसकी फोटोग्राफ है। अब इसका अंदाजा लगाइए, सोचिए इस बारे में थोड़ा सा कि जिस स्ट्रक्चर में उतरने के लिए इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनाई जा रही हैं वो ओवरऑल कितना बड़ा होगा। और क्योंकि इस्तेमाल किया जा रहा था अनाज के भंडारण के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए, इससे एक इंडिकेशन आप ये लगा सकते हैं इसका एक्सट्रापोलेशन कर कि कितने ज्यादा बड़े लेवल पर जो है यहां पर खेती किसानी की जा रही थी। और ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एक बड़ा एस्टोनिशिंग फैक्ट है। चले अब इसी स्लाइड में जो नीचे की तरफ आपको एक लाइन देखने को मिलती है, पहली लाइन में लिखा हुआ द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदाड़ो इज द ग्रेनरी। तो वो ग्रेनरी कैसी दिखती है और कितनी बड़ी है, उसका मैसिवनेस का जो लेवल है या स्केल जो है वो मैंने आपको बताया। अब हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो सबसे पहला शहर मिला था हड़प्पा, अगर आप उसकी बात करें तो वहां पर आपको 6-6 ग्रेनरीज वहां के सीटाडेल में देखने के लिए मिलती हैं। जो वहां का किला या फिर जो आपका जो ऊपर की तरफ का स्ट्रक्चर था उस सीटाडेल में जब आप देखते हो तो आपको 6 ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं। ये फिर एक इंडिकेशन है इस बात का कि यहां पर अनाज बड़े तौर पर उसका उत्पादन
उत्पादन किया जा रहा था, हड़प्पन को जितना अपने खाने के लिए जरूरत थी या जितना अपनी जरूरत के लिए अनाज उत्पादन करना था, ये उससे बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि इसका करते क्या थे? इसको स्टोर कर रहे थे आगे के वक्त के लिए, या फिर इसका ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे किसी और को? इन सारे सवालों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे जब हम लोग इनकी इकोनॉमिक लाइफ को स्टडी करेंगे। यहां से एक बात स्टैब्लिश हो जाती है, चाहे आप मोहनजोदाड़ो की बड़ी ग्रेनरी देख लो जिसका मैसिवनेस जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसका स्केल बहुत बड़ा है, वो भी एक ही बात की तरफ इशारा कर रही है। और अगर आप हड़प्पा शहर में बात कर लो, 6-6 ग्रेनरीज का मिलना एक इंडिकेशन है, क्लियर कट इंडिकेशन है, साफ साफ एक एविडेंस है कि एग्रीकल्चर बहुत बड़े लेवल पर किया जा रहा था और ये कोई नुकसानी का धंधा नहीं था। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपको उत्पादन जो है वो देखने को मिल रहा था उसके भंडारण के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था की गई थी। अब ये जो 6 ग्रेनरीज हैं, इनके सिर्फ कुछ अवशेष बचे हैं, ये पूरी की पूरी आपका स्ट्रक्चर नहीं बचा, इसके सिर्फ कुछ अवशेष आपके पास देखने के लिए बचे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो ये जो है ये उन ग्रेनरीज का कुछ थोड़े बहुत अवशेष वगैरह बचे हुए हैं। यहां से दीवारें वगैरह उठी थी और उसको स्टोरिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये सिर्फ अब उसका कुछ थोड़े बहुत अवशेष रह गए हैं। पूरी की पूरी ग्रेनरीज जो है इतने हजारों सालों में नष्ट हो चुकी हैं। मगर 6-6 ग्रेनरीज के एविडेंसेस का मिलना भी बताता यही है कि यहां पे एग्रीकल्चर जो है बड़े लेवल पर प्रैक्टिस किया जाता था। तो यहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग का फीचर है वो खत्म होता है। हम लोगों ने उसको बहुत गहन डिटेल में देखा है, उसके जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स थे हम लोगों ने उन सबको कवर किया है। अब हम लोग वहीं पर चलते हैं जहां से हमने अपनी बातचीत को शुरू किया था। हमने ये बोला था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो फीचर है टाउन प्लानिंग, वो हम लोगों ने पढ़कर डिटेल में खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। हड़प्पन की इकोनॉमिक लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, आर्ट्स और रिलीजन जो भी उनका था, इनके जो भी वेरियस सेलिएंट फीचर्स थे उसके बारे में हम लोग अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो बाय दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। ध्यान रखें अपना, फोकस्ड रहें, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें और पॉजिटिव रहें। थैंक यू एंड जय हिंद।